तो आज 10 बजे एमपीसी की बैठक का फैसला आ जाएगा जो पिछले 2 दिन से चल रही है। उसका थर्ड डे है। वो फैसला सुना देगा अपना कि दरों में वो क्या करना चाहते हैं। अनुमान मार्केट का ये कहता है कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कमेंट्री पे नज़र होगी। ये कमेंट्री में क्या नज़र होगी? कमेंट्री में जो नज़र होगी वो ये होगी कि क्या आप दरें घटाने वाले हैं। अगर आप दरें घटाने वाले हैं तो कब से, दरें घटाने वाले हैं तो कितनी, दरें घटाने के पीछे एक रैशनल्स, ये सब चीज़ें बाजार सुनना चाहता है। बजट में एक अच्छी चीज़ सरकार ने भी नोटिस करवा दी है कि हम फिस्कल डेफिसिट को भी कम करेंगे। सरकार ने कहा हम ग्रोथ के इंजन को ठंडा नहीं होने देंगे। तो 2-4 चीज़ें बजट से भी मैक्रो इवेंट्स अच्छे निकल के आए थे। और साथ ही साथ अब आरबीआई की बारी है कि वो बाजार को किस तरह से संभालता है। देश के प्रधानमंत्री ऑलरेडी संसद में भी ये बात कह चुके हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी सरकार रिपीट होकर थर्ड टर्म्स के लिए आ सकती है। तो जो मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं, जो बाजार को जिसको कहते हैं ना हैवी लिफ्टर्स, वो ऑलमोस्ट सब बाजार के हक में है। लेकिन मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। वो सब चीज़ों को नोटिस कर रहा है, सबकी बात सुन रहा है, बट रिएक्शन अपने हिसाब से दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा और मेरे साथ मनीष जी हैं। हम अगले 2.5 घंटे आपके साथ बने रहेंगे, मेहमानों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे। एक हमने पोल भी किया आरबीआई पॉलिसी का, वो भी आपके सामने उतारेंगे और सब चीज़ें सिलसिला तरीके से आपके सामने रखेंगे। अर्निंग्स भी चरम पर चल रही हैं, बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं, कुछ आएंगे, इन सब पे चर्चा होगी। 4 विंडो में हमने सब कुछ क्लब कर दिया, एक बार जरा आप भी नज़र मार लीजिए। और अगर कोई कमी हो हमारे कार्यक्रम में तो आप हमको व्हाट्सअप करके भेज भी सकते हैं। नंबर्स वगैरह तो सब आपने सेव वैसे ही कर रखा है। जरा दिखाइए 4 विंडो और उसके बाद हम कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत स्पीड से। पहले 4 विंडो आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। पहला यूएस मार्केट से होगा, जहां पे नैस्डैक के अंदर करीब आधे पौने 1% तक की बढ़त हमको आती हुई दिखी है कि आज आईटी का दिन हो सकता है। एक दिन आईटी, एक दिन बैंक, एक दिन बैंक, एक दिन आईटी, कुछ इसी तरह से मैनेज हो रहा है मार्केट का इंडाइसिस। रिलायंस थोड़ा सुप्त अवस्था में वापस पीछे चला गया, देखते हैं वो कि भी क्या करता है। आरबीआई की पॉलिसी आज है तो दरों में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है। सेकंड पॉइंट हमने डाला। थर्ड है टाटा कंज्यूमर्स के मिले जुले नंबर्स हैं। देखिए, कंजम्पशन वाले के अगर मिले जुले नंबर्स भी आ रहे हैं ना, तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। उनके मार्जिन्स मेंटेन रहने चाहिए, प्रॉफिट इधर उधर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। कमिंस के भी अच्छे नंबर्स की बात हो रही है मार्केट में। अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम, पीएफसी, एलआईसी के नतीजे आज हैं। तो 4 बड़े नंबर्स के हम नाम आपके सामने हमने लिख दिए और जैसे जैसे नंबर्स आएंगे हमारा जो बैंड है, वो टिकर जो है वो काफ़ी एक्टिव रहता है और वो जल्दी जल्दी नंबर्स फायर करता है। आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और ईटीना स्वदेश को देखते रहिए। हम सब चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी। सीधे तौर पे जो है कहीं ना कहीं जो है केवल अब 2 घंटे का ही समय बचा हुआ है क्रेडिट पॉलिसी, 2 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है क्रेडिट पॉलिसी आने में। तो कहीं ना कहीं आज क्रेडिट पॉलिसी से पहले का एक ट्रेड और क्रेडिट पॉलिसी के बाद का ट्रेड सीधे तौर पे आज 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखेगा। और नतीजों का सीजन जारी है। अब तक जो डिम्पी नतीजे आए हैं ना, उसमें करीब 50 में से 41 कंपनियों के नतीजे आ गए हैं और 11 कंपनियां ऐसे हैं जिनके नतीजे उम्मीद से बेहतर देखने को मिले। 19 ऐसी कंपनियां इनलाइन देखने को मिले। तो नतीजों का फैक्टर भी है कहीं ना कहीं भारतीय बाजार में, हालांकि अब थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन आज के लिए अगर विदेशी संकेतों की बात करें डिम्पी, तो बेहद शानदार देखने को मिल रहा है। खासतौर पर आप देखिए अमेरिकी बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। और क्या संकेत देखने को मिले हैं, कल क्या क्या हुआ अमेरिकी बाजारों में, समझते हैं विश्व मोहन के साथ। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। कल तो हमने देखा अमेरिकी बाजारों में तोड़फोड़ रैली देखने को मिल रही थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी तेजी थी। नैस्डैक की अगर बात करें तो करीब 1% की तेजी, डाउ जोन्स में करीब 156 अंकों की मजबूती और S&P 500 हिस्टोरिक जो 5000 का आंकड़ा था वो उसके बेहद करीब चला जा चुका है। और 4000 से 5000 का जो इनका सफर है ना, 3 साल में इन्होंने पूरा किया। S&P 500 में नए रिकॉर्ड हाई पर है और हिस्टोरिक हाई के एकदम बिल्कुल करीब जो 5000 का यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल है। तेजी कहां से आ रही? कल भी मैंने बताया था 2 फैक्टर्स यहां पे काम कर रहे हैं। अच्छे नतीजे यहां पे एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग नतीजों से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। कल डिज्नी के शानदार नतीजे थे, 6% की तेजी वहां दिखी। सॉफ्ट बैंक की आम ही उस कंपनी का भी नाम है, चिप मेकर है, डिजाइनर है, वहां पे इंट्राडे में 41% तक की भी एक्सटेंडेड आवर्स में तेजी दिखी। 23% आखिर में ये ऊपर दिखा। मेटा, 3 जो मैग्निफिसेंट टेक कंपनियां हैं यूएस की, मेटा प्लेटफॉर्म 3% का उछाल। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इन दोनों में 2-2% की तेजी नए रिकॉर्ड पर बंद हुए हैं। तो लगातार टेक शेयरों की रैली जारी है। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर था फेड अधिकारियों का बयान, वो लगातार कल कई सारे फेड अधिकारियों का बयान आया, उसको लेकर काफी बाजार में अभी अनसर्टेनिटी है। 2 से 3 रेट कटौती तो डेफिनेटली होगी, इस ओर वो लोग भी सहमत है, लेकिन दरों में कटौती में देरी इसलिए हो सकती है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते।
और डेटा चाहते हैं महंगाई को लेकर, फिर वो डिसाइड क्या करेंगे। तीसरा एक और फैक्टर बाजार के लिए कल काफी अहम था, वो था जियो पॉलिटिकल कंसर्न। अब इजराइल ने हमास का जो सीज फायर का जो प्रस्ताव था उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि वो प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं हुआ है, तो ये कब तक ये लड़ाई चलेगी इस बात को लेकर चिंता है। तो ये एक चिंता है। अन्य फैक्टर में कच्चा तेल जो हमारे लिए काफी अहम होता है और आरबीआई की पॉलिसी कमेंट्री में भी वो नजर आएगी। कच्चा तेल वापस से 80 की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका से जिस रफ्तार में उत्पादन बढ़ने की संभावना थी उससे कम बढ़ोतरी होगी। तो ये कुछ बड़े फैक्टर है जिस पर बाजार नजर रखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर डेटा देखें तो आज अच्छे दिख रहे हैं, ये शेयर बाजार सारे तेजी के साथ है, हांगकांग से सपाट है, बाकी सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो संकेत कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब कम से कम पॉलिसी से पहले तो इन संकेतों के दम पर हम चलेंगे, पॉलिसी के बाद देखना पड़ेगा किस तरह से भारतीय बाजार रुख अपनाते हैं। क्योंकि कल डिम्पी हमने देखा कि पूरा दिन निकल गया और निफ्टी में कह सकते हैं अगर तकनीकी तौर पे तो कुछ हुआ ही नहीं। एक बार निफ्टी का चार्ट दिखाइए, केवल एक पॉइंट की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। और आपने ये कहा था, जो मेरी बातचीत हुई थी कल सुबह, उसमें यह कहा था कि पॉलिसी से पहले बाजार अभी फिलहाल कुछ करता हुआ नहीं दिखेगा। कुछ अहम लेवल की आपने बात की थी, बैंक निफ्टी में 40,000 की बात की थी, निफ्टी में आपने 22,000 की बात की थी और कमोबेश वही हुआ कि 22,000 के ऊपर टिकना मुश्किल है, नहीं टिका। स्टॉप लॉस आपने बताया भी था कि 22,000 का स्टॉप लॉस लगाते तो ट्रिगर हो जाएगा। 46,000 में निफ्टी में आपने बात की थी, 45,500 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिए। कमोबेश यही है। अब हम देख रहे हैं कि आज चूंकि एक बड़ा इवेंट है, हालांकि सबको ये पता है कि बहुत ज़्यादा ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, कमेंट्री पर नज़र होगी, फिर भी मैं समझना चाहता हूँ कि एफएनओ के एंगल से कि सबसे पहले आप ये मुझे समझाइए कि एफआईज और डीआईज का क्या रुख है अब। देखिए, एफआईज ने ना इवेंट से पहले हल्की सी बिकवाली की है। हम पर डे चेक करते हैं, इसलिए पर डे के नंबर्स मैं आपको बताऊंगा। 37% से 34% हो गए पिछले 7 दिन में। वो 32% से लेकर 37% की रेंज में रहे। कल का जो नंबर है वो 34% है, ये 3% कम हुआ है। क्या रेंज का ब्रेकआउट हो गया? नहीं। क्या रेंज के अंदर ब्रेकडाउन हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो एफआईज ने कल थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट रखा। कल वो चाहते तो ब्रेकआउट कर सकते थे, लेकिन एफआईज ने कल पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं बनाई है। ये केवल एफआईज का नंबर नहीं है, अगर आप पूरी शीट भी देखेंगे ना कि ऑप्शंस के अंदर उन्होंने क्या किया, कैश के अंदर क्या किया, स्टॉक्स के अंदर क्या किया, स्टॉक्स की ऑप्शंस के अंदर भी क्या किया, तो हल्की हल्की नेट में सभी जगह सेलिंग होगी। सिर्फ एक डीआईएस के नंबर को छोड़ के जो कल 300 सवा 300 करोड़ का प्लस था बस, और सभी जगह पे सेलिंग है एफआईज के नंबर पे अगर आप चेक करेंगे। तो मेरे हिसाब से पहला जो पॉइंट हम जिसमें मार्केट को वेटेज देते हैं उसमें एफआईज का नंबर मार्केट के ना पक्ष में है ना विपक्ष में है। बाजार पॉलिसी सुनना चाहता है, एफआईज भी पॉलिसी सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, शायद उसके बाद कोई बड़ी पोजीशंस आए। तो इसलिए एफआईज ना पक्ष ना विपक्ष, शांति से बैठे रहेंगे। लेकिन ये 34% है, ये बाजार में स्लाइटली पॉजिटिव टिल्ट है। मैं फिर से बोलूंगा, स्लाइटली पॉजिटिव टिल्ट है, लेकिन इसका अभी असर कुछ नहीं होगा, ना ही आज बाजार को ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन देगा। हाँ, पॉलिसी के बाद फिर देखेंगे फिर क्या होता है। तौर पर पॉलिसी के बाद देखेंगे। अब निफ्टी पे सबसे पहले मैं समझना चाहता हूँ क्या रणनीति अपनानी चाहिए। कल तो जो आपकी राय थी कि खुलते ही खरीदारी कीजिए और अगर गैप अप ऊपर मिलता है जिनके पास है वो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और फिर हमने वो लेवल देखा ही नहीं, अब चार्ट पे भी देखे वो लेवल हमने देखा ही नहीं। 22,000 के करीब के आसपास का हाई था, 22,063 के आसपास का हाई था। एक बार हाई में देख लेता हूँ, तो उसके आसपास का हाई था और हमने वो लेवल देखा ही नहीं कल के ट्रेड में। अब आज के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या पूरे ट्रेड को, निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड को सबसे पहले तो आप 1 सेकंड में बता दीजिएगा कि 2 हिस्सों में बांट कर ट्रेड करें, और निफ्टी में जिसके पास मौजूदा स्तर पर लॉन्ग पोजीशन है वो क्या करे, या जिनको नई खरीदारी करनी है उनको क्या करना चाहिए? मनीष जी, मैं आपको थोड़ा सा कल का हिस्सा और याद दिला देता हूँ। कल हमने ये भी कहा था कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा इस खुलने के बाद। वो इसलिए होगा क्योंकि उसके बाद का फ्यूल मार्केट के पास नहीं है। मार्केट इतना बड़ा गैप कर देता है 100-125 पॉइंट का, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा। ये बात हमने कल भी बोली थी। चलिए खैर, कल की बात कल तक निपट गई। अब आज पे आ जाते हैं लॉन्ग पोजीशंस जिनके पास है और जो आज नया बनाना चाहते हैं, उन दोनों के आंसर्स देता हूँ मैं। पहला, जिनके पास पुरानी लॉन्ग पोजीशंस है, आपको 21,800 के स्टॉप लॉसेस में किसी तरह का बदलाव करने के लिए ना तो हमने पहले कहा था ना अब कहेंगे। आप 21,800 वाले अपने पक्के वाले स्टॉप लॉस के साथ बने रहें,
कल मैंने ये बात भी कही थी कि 22,000 के अगर ऊपर आप मार्केट खुल रहा है तो आप चाहो तो 22,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के तो निकल जाओ। अगर स्टॉप लॉस लगाना तो उसकी ज़रूरत नहीं, वो तो कट ही जाएगा। तो आपको बुक करना बुक कर लो, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपके फ्रीडम पे छोड़ दिया था। अगर आप मेरी वर्ड को एक एक गौर से सुनते हैं, एक एक शब्द को सुनते हैं, तो मैं आज फिर से बोलूँगा 21,800 के आप स्टॉप लॉस लगा के रखो, क्योंकि 15.5 का वॉलिटिटी है और आज इवेंट का एक फैसला आना है। तो इसलिए मैं आपको एक दूसरा स्टॉप लॉस भी दे देता हूँ, वो है 21,500 का। तो आप 21,800, 21,500 दो स्टॉप लॉस लगा के रखना। 21,800 उन लोगों के लिए जिनको स्विंग में मज़ा आता है, 21,500 उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी पोजीशन रखनी है और पूरा महीना रखते हैं। तो इसलिए 21,500 वाला स्टॉप लॉस भी आप लगा के रखें। मैंने आपको 2 SL दिए हैं, S1 और एक S2, और वजह उसके पीछे विक्स है, 15.5 का विक्स है और आज MPC का फैसला आना है। FIs ने थोड़ी होल्डिंग कम की है, इसलिए सब चीज़ों में कैलकुलेट करके आपके सामने रख रहा हूँ। टारगेट रिमेन्स द सेम दोनों वालों के लिए, पहला 22,000, दूसरा 22,200। मैं 22,200 के ऊपर ना तो भी बात बोलूंगा ना कहूंगा। 22,200 पे हम 3-4 बार टकरा के नीचे आए हुए हैं, इसलिए आपका पहला टारगेट 22,000, दूसरा टारगेट 22,200। हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में आपके पास 20 से 30% माल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20-30% इंडेक्स के रखो और जो पैसा बचा हुआ है उसको कुछ स्टॉक्स में लगाओ या तो कुछ कैश में छोड़ दो। 20 से 30% से ज़्यादा पैसा अभी इंडेक्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स सिर्फ चर्न कर रहा है, शेक कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये रहा आती हुई सेतों पे 21,800 एक पहला स्टॉप लॉस लगे। दूसरा स्टॉप लॉस जो है 21,500 के साथ आप तेजी के सौदे को होल्ड करके चल सकते हैं, नई खरीदारी करके भी चल सकते हैं। अगर ऊपर में एक अच्छी मजबूती हम देखते हैं तो क्या, एक बड़ा थोड़ा सवाल है, जानना मैं चाहता हूँ कि बार बार आपने जिस रेजिस्टेंस लेवल को बताया ना उसको पार ही नहीं कर पा रहा है। 22,200, 22,2100 हम पार कर पाएंगे क्या, कहीं से कोई फोर्स मिले तो? देखिए मनीष जी, इसको लंबा क्वेश्चन नहीं, इसका सिंपल सा एक सवाल है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि पार हो जाएगा। FIs अर्निंग्स ने काफ़ी दम लगाया हुआ है, बाजार की पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रांग है, डाटा भी उसके फेवर में जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस है तो है, उसको भी आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपके मन में ये दुविधा चल रही है कि 22,200 पार होगा नहीं होगा, आप ट्रेल कर जाओ। आपकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि 60% चांसेस है कि वो पार हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं ऐसे जोखिम वोखिम नहीं लूंगा, तो बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट। तो कई दिनों से हम नारा दे रहे हैं कि आपके पास प्रॉफिट आया, लीव करके निकल जाओ ना मार्केट को। क्यों मार्केट के साथ नूरा कुश्ती करनी है, क्यों उसके साथ लड़ना है? मार्केट के साथ लड़ना नहीं है। एक और पॉइंट मैं निफ्टी वालों के लिए बोल दूं, जो आज बनाना चाहते हैं पोजीशन, 10 बजे से पहले कोई बड़ी पोजीशन मत बनाइएगा, 10 बजे के बाद बनाइएगा, वो भी 10-20% से ज़्यादा नहीं बनानी है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। और एक और पॉइंट है, कोशिश करना 21,800 के ऊपर पॉलिसी से पहले, पॉलिसी के बाद भी बाजार रुका रहे। अगर ये रुका रहता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आज में वापस से न केवल 22,000 देखेंगे, हो सकता है 22,100 भी देख लें। और पे तो ये रहा डिम्पी की तरफ। डिम्पी, मैं जो है ना अपने तमाम दर्शकों के बिहाफ पे आपको जो है ना थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने ये कहा बुक द प्रॉफिट लिख द मार्केट, मतलब मुनाफा निकलो लो और बाजार से निकलो। आपने कहा था थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेते और वही कमों में हमने ट्रेंड देखा। अब आते हैं मंदी की पोजीशन के। कल आपने कहा था कि मंदी वालों को भी एक मौका मिलेगा, थोड़ा मैं आश्वस्त था कि मंदी वालों को कैसे मौका मिलेगा, लेकिन कल मिला, उनको अच्छा मौका मिला। आज के लिए जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है वो क्या करें और जिनको नया शॉर्ट बनाना है वो क्या करें? जिनके पास शॉर्ट की पोजीशंस कल किया, हमने ये बात आपको बताई थी कि 22,000 के ऊपर बनाना, कोशिश करना 22,100 के आसपास आपको फ्यूचर्स मिल जाएं। देखिए 100 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, अगर स्पॉट 22,000 आया है तो 22,100 के फ्यूचर आए होंगे। अगर आपने वहां पे शॉर्ट किया है तो आपका टारगेट 21,800 है। अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बोथ द कंडीशन में 20% 30% से ज़्यादा माल आप शॉर्ट ना करें। एक और बात, जिनको आज शॉर्ट करना है, अगर वो क्या करना चाहते हैं, देखिए आज आप शॉर्ट करेंगे ना तो मेरे पक्ष में नहीं हूं, और खासकर 22,000 के ऊपर तो बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि आज इवेंट का फैसला है। अगर आज आपको शॉर्ट करना है तो पहले ही थोड़ा सा चेक कर लेंगे, अगर बनेगा तो मैं कार्यक्रम के दौरान बता दूंगा। लेकिन अगर आप 22,000 के ऊपर आज मार्केट टिक गया ना तो आज मार्केट ऊपर से नीचे नहीं आएगा, और अगर आ भी गया ना नीचे तो फिर वो बाद की बात आएगी, यानी कि पॉलिसी में कुछ गड़बड़ आ रही होगी। तो कोशिश ये करें कि 22,100 के आसपास अगर वापस से मौका मिलता है, अगर लेना भी है ना रिस्क, तो सिर्फ 100 पॉइंट का लेना, 22,200 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो 10-20%। बट मेरा कन्विक्शन उतना हाई नहीं है शॉर्ट में, मैं कन्विक्शन लॉन्ग में भी नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट में भी बना रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे से पूछा जाएगा कि आप एक सौदा पंच कौन सा करोगे तो मैं लॉन्ग करूंगा, बट वो भी देख के,
वो भी मैं आराम से करूंगा, और मेरे को अगर लगेगा तो जमेगा, नहीं तो छोड़ भी दूंगा मैं। तो ये राय सीधे तौर पे निफ्टी और पे आते हुए अगर किसी को बिकवाली करनी है तो उनकी राय। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं डिम्पी। बैंक निफ्टी आज के लिए बड़ा ट्रिकी मामला हो सकता है। कल हमने देखा कि सुबह से सुस्ती थी और लास्ट के 1 घंटे में क्या कमाल की जो है रिकवरी देखने को मिली बैंक निफ्टी को, और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ। पॉलिसी है तो सबसे ज़्यादा असर उसी पर देखने को मिल सकता है। क्या राय होगी बैंक निफ्टी जिसने कल तेजी की पोजीशन बनाई है उनके लिए क्या राय है, और जिसको नई पोजीशन बनानी है उनके लिए क्या राय है? मनीष जी, मैं दोनों के लिए एक ही आंसर दे देता हूं कि आप तैयार हो जाइए बैंक निफ्टी के अंदर आज के एक्शंस के लिए। आप ये कह सकते हैं तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना, बहुत आसान नहीं है कैलकुलेट करना। कई बार एमपीसी की बैठक वाले दिन बैंक निफ्टी भी कुछ नहीं करता है। तो मैं आपको इसकी बड़ी 2 वजह बताता हूँ। पहला, आप इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं ना, कल भी 6% का एडिशन हुआ है, इससे पहले 7% का एडिशन हुआ है। इसके अंदर जितना एक वर्ड कहते हैं कि बारूद पूरा भरा हुआ है, बस सिर्फ फटना बाकी है, सिर्फ चिंगारी देना बाकी है, और आज वो एमपीसी की बैठक से आ सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर जो भी होगा आज अप्रत्याशित हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट फास्ट होगा, फ्यूरियस होगा, और बैंक निफ्टी देखते ही देखते 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे ऐसे कर सकता है। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान। ऑप्शंस वाले कृपा करके आज थोड़ा सावधान रहें। जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करने का आज दिन होगा, किसी भी तरफ के, कॉल्स वालों का भी, पुट वालों का भी। अभी पता नहीं है, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल क्रिटिकली प्लेस कर रखा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, प्रीमियम्स के हिसाब, 400 पॉइंट का प्रीमियम है, कोई ट्रस्ट कर सकता है? इतना तो हम लेके नहीं आए थे सीरीज के अंदर, जो अभी हमको दिख रहा है इवेंट से पहले। 400 पॉइंट्स का प्रीमियम, 45,800 पे स्पॉट बंद हुआ है। फ्यूचर चेक करोगे आपको दिखेगा 46,200 के फ्यूचर्स खड़े हुए हैं। 400 पॉइंट का प्रीमियम है बॉस, तो ये कम नहीं है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। आप बी अवेयर, सावधान। मेरे से पूछेंगे आप, फिर मेरे को बताइए वेटेज क्या है, तो मैं बोलूँगा 60% चलने के चांसेस हैं, 40% टूट भी सकता है। इसलिए मैं पॉलिसी की थोड़ा वेट कर रहा हूँ। पॉलिसी के बाद मेरा डाटा अगर समझ में आ गया तो मैं भर भर के आज बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा, और वो भी फ्यूचर्स के अंदर करूँगा, ऑप्शंस के अंदर कोशिश करूँगा आज अवॉइड करूँ मैं ट्रेड। सीधे तौर पे ये राय है तो भर के डिम्पी ने जो आप लाइन कही ना कि भर के ट्रेड करूंगा, ये दिलचस्प है। जैसे आप कई बार कहते हैं ना कि मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, तो आज आपने एक नया शब्द बताया, भर के ट्रेड करूंगा। चलिए, निफ्टी की बात हो गई। बैंक, अच्छा, एक बार के लिए बैंक निफ्टी में बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि एक बार शॉर्ट करें, उनको लगता है कि एक बार मौका मिला। कल भी उनको मौका मिला, 46,000 के ऊपर हम गए, 46,063 के आसपास का हमने, मुझे यहाँ तक मुझे याद है उसके आसपास का हमने हाई बनाया था। वहाँ से कम 150-200 पॉइंट का तो मिला ही मिला बैंक निफ्टी में इंट्राडे में। आज के लिए किसी को अगर बिकवाली करनी हो बैंक निफ्टी में तो वो क्या करे, और जिनके पास मंदी के सौदे हैं वो कहाँ स्टॉप लॉस लगा ले? देखिए जी, 46,000 के ऊपर आपने अगर शॉर्ट कर रखा है तो 46,200 का आप स्टॉप लॉस लगाया। मैं आज फिर से वही रिपीट कर देता हूँ, इसमें नया कुछ भी नहीं है बताने के लिए। 46,000 के ऊपर आपको अगर शॉर्ट करना है तो 46,100 के आसपास करें, 46,200 का स्टॉप लॉस लगा लें। 46,200 एक मेगा हर्डल है। आप ट्रस्ट मी, मेरे से आप ना यकीन से लिखवा लीजिए, पेपर पे रिकॉर्ड करो, मैं तो रिकॉर्ड ही करवाता हूँ। चलो 46,200 और 300 एक बार पार होने दो बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी आपको दिखाता है कि बैंक निफ्टी क्या चीज़ होती है, वो आपको दिखाएगा बैंक निफ्टी क्या चीज़ होती है। लेकिन जब तक 46,200 पार नहीं होगा ना, आप कलश जाओगे, आप थक जाओगे, आप हो सकता है इतने परेशान हो जाओ कि आप इतना चिढ़ जाओ बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी को छोड़ के ही चले जाओ। तो ये इसका नेचर है, करें क्या। 12 शेयरों का है, उसमें भी वेटेज गड़बड़ाई हुई है, तो इसलिए 46,200 के भी वेट करो। आपको शॉर्ट करना है बिल्कुल करो, 40,000 के ऊपर करना, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेना। फिर से आपका टारगेट होगा वो 45,800, 45,500, इसके नीचे नहीं। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, 45,800 अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर टिपिकली वीकनेस आ जाएगी और बियर्स की ग्रिप टाइट हो जाएगी। इसलिए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वालों के लिए लक्ष्मण रेखा है 45,500, ये इर्द गिर्द हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बीते 3-4 दिनों में देखे डिम्पी कम से कम 45,500 के आसपास ना 3-4 बार जो है ना सपोर्ट लेने की कोशिश का, हर बार वहीं से संभल जाता है और वहीं से एक पुलबैक रैली देखने को मिलती है। अब कल जैसा कि आपने वादा किया था अंतिम बाजी में, क्लोजिंग शो में आपने बात की थी आपने कि मैं तो ये शेयर बताऊंगा, मैंने दबाव बनाया था, बताना तो पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक बार फटाफट बताइए आपको शेयर आज मैं बता देता हूँ सर। उस शेयर का नाम है AB कैपिटल। चार्ट एक बार मेरी स्क्रीन पर हमने ड्रॉ किया हुआ है, एक बार जरा सामने लेके आ जाइएगा। ज़्यादातर मेहमानों ने इसको कल परसों के ट्रेड में दिया भी है, उसके बाद हमने भी इसको नोटिस, कल से ही नोटिस कर रहे थे, और ये टिपिकली ब्रेकआउट है, रेंज का ब्रेकआउट है।
आप देखेंगे कल डेज हाई पे बंद हुआ है, जबकि बाजार ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास जाके बंद हो रहा था। तो ये अपनी कोर स्ट्रेंथ को तो पहले बताने के लिए बहुत है। दूसरा, ये वीकली चार्ट हमने लगाया हुआ है, जो आप रेड कलर की लाइन देख पा रहे हैं जहाँ पे बार बार रुक के ऊपर आ रहा है, इसको हम कहते हैं 50 दिन की एवरेज। तो ये नियर बाय एवरेज को भी ब्रेक नहीं कर रहा, और इससे पहले का अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्रेकआउट आया हुआ है अच्छे वाला, ये मैं आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। तो ये 50 दिन की एवरेज को सपोर्ट ले रहा है। एक चैनल का भी ब्रेकआउट हुआ है इसके अंदर, और सेकंड डे 2 दिन से लगातार इसमें अच्छी बाइंग हो रही है। तो मेरे हिसाब से एबी कैपिटल अभी और न चलना चाहिए, और मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट है वो करीब करीब 196 से 200 रुपये तक का है। आप अभी ये शेयर बंद हुआ है 187 का, तो 10-12 रुपये आपको आसानी से मिल जाने चाहिए सीरीज के अंदर। एबी कैपिटल आज हमारी तरफ से एक शेयर है, आप स्टॉप लॉस वगैरह वित्तीय सलाहकारों से पूछ के अपना लगा लीजिएगा। शेयर का नाम और हमने कन्विक्शन अपनी बता दी है। तो एबी कैपिटल एक शेयर होगा जहां पे मजबूती देखने को मिल सकती है, 200 रुपये तक का लक्ष्य भी देखने को मिल सकता है। डिम्पी, एक स्टॉक की आपने चर्चा की थी, हालांकि मैंने आपके ऊपर थोड़ा दबाव बनाया था कि नहीं एफएनओ में ही दीजिए, पर आपने कैश के स्टॉक्स की बात की थी, सुबेक्स अच्छी तेजी देखने को मिली। एक स्टॉक आपने बताया था परसों, यस बैंक, उसमें क्या कमाल की तेज़ी देखने को मिली, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको प्रोमो के जरिए, ताकि आपकी भी जो है ना थोड़ी हौसला बढ़ जाए कि हाँ मैं दबाव बनाता तो सही हूँ, नतीजे भी उसके अच्छे आते हैं। शेयर का नाम है यस बैंक। मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर एक वैल्यू बाय है, इसको लेके रखना चाहिए और आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। तो आप ये वाला जो एंगल पार होते ही ना मेरा रास्ता पूरा खुल जाएगा। ये पूरा रेड मार्क जो है यस बैंक देखिए शानदार तेजी, कल आपने खरीदारी करने की सलाह दी थी, कहा था कि इसमें अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। कल भी हमने देखा 12-13% की मजबूती थी, और आज 20% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। यस बैंक खुल्लम खुल्ला आपके सामने बता रहे हैं 2024 में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएगा, आप इसको बना के रखो। डिम्पी, मुनाफे की बात स्वदेश के साथ शानदार शेयर आपने बताया, एक शानदार तेजी देखने को मिली यस बैंक में। अभी भी तेजी रहेगी क्या इसमें? 30% का रिटर्न दे दिया 2 दिनों में। हाँ, रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए 24 से 30 2 दिन के अंदर ही हो गया, 24 घंटे के अंदर हो चुका है। तो आप चाहें तो एक राउंड का प्रॉफिट बुक कर लें, आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगता हो। 2 दिन के अंदर 7 रुपये कम नहीं होते इस तरह के शेयर्स के अंदर, लेकिन मेरा टारगेट 40 रुपये का है। लेकिन अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही सब अपना काम कीजिएगा, हमने सिर्फ नोटिस करवाया, आगे अब रिस्क आपका है सर। बिल्कुल, कोई भी ट्रेड करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें, और फटाफट अपने तमाम जानकारों को शामिल करते हैं, उनसे समझते हैं कि आज के लिए बाजार पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वो बेहतरीन लोग हैं शेयर बाजार के जो हमें एक से बढ़ के एक शानदार टिप्स देते हैं, सलाह देते हैं, और जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर स्वदेश के दर्शकों को होता है। हमारे साथ जय पटेल जुड़ चुके हैं, किरण जानी जुड़ चुके हैं, आयुष मेहता जुड़ चुके हैं। आप तीनों को गुड मॉर्निंग, और इतना स्वदेश को समय देने के लिए अपने कीमती समय में से शुक्रिया। शुरुआत में किरण आपके साथ करूंगा, जिस तरीके से आप बेबाकी से ना लेवल सारे बताते हैं, हालांकि तेजस की स्पीड से बताते हैं, तो आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या राय है? सबसे पहले तो मैं समझना चाहता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का जिस तरह का सेटअप है और उसके साथ अगर हम डेटा देखें, तो कल हमने एफआईएस की तरफ देखा था कि उन्होंने 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड की तरफ ऐड किए हैं। अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी के बाद जो डेटा हमें नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का मिल रहा है, उसमें पीसीआर रेशियो 0.83 है। आरबीआई की पॉलिसी की वजह से यहाँ पे हमें काफी ध्यान देना रहेगा। 46,000 की स्ट्राइक के ऊपर अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे तो 1,10,000 लॉट की है, और 46,000 के पुट राइटर्स आप देखोगे तो 78,000 कहीं ना कहीं होल्ड है। सो 10 बजे के बाद हमें देखना रहेगा कि अगर 46,000 के नीचे ही बैंक निफ्टी टिक जाती है, देन देयर आर चांसेस कि हमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ दिखेगा, क्योंकि पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो भी ऊपर के लेवल्स आते हैं वो टिक नहीं पाते, और कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में हम सेल ऑफ देख रहे हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर आरबीआई की पॉलिसी के बाद हमें 46,000 को वेट एंड वॉच करना रहेगा। अगर उसके नीचे मार्केट है तो कंटिन्यू सेल ऑफ रहेगा। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर रेशियो इस आज की एक्सपायरी का 0.85 है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल जोन के आसपास है। यहाँ पे भी 21,900 की स्ट्राइक पे टग ऑफ वॉर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग देखे हम तो 1,46,000 है, और पुट राइटिंग अगर हम देखें तो 1,73,000 है। सो आज के लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा 21,900। जैसे डिम्पी जी ने बताया कि अगर ये लेवल 22,000 के ऊपर टिक जाती है निफ्टी, तो फिर वहां पे शॉर्ट्स अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, और आप जो लॉन्ग है उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो जब तक मार्केट 21,900 ब्रेक नहीं करता है तब तक निफ्टी में आप शॉर्ट अटेम्प्ट मत कीजिए। जैसे ही 21,900 ब्रेक करेगा हम निफ्टी में प्रेशर देख सकते हैं। सो निफ्टी के लिए 21,900 लॉन्ग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, और बैंक निफ्टी के लिए 46,000 का लेवल हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। कोई भी लॉन्ग उसके ऊपर ही कीजिए, जब तक उसके नीचे है तब तक लॉन्ग अटेम्प्ट मत कीजिए।
ठीक है, किरण जी ने जो राय दी है कुछ कंडीशंस के साथ दी है, 21,900 के नीचे है, अगर नीचे बना रहता है टिक जाता है तो फिर ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर 22,000 के ऊपर टिक जाता है तो गलती से भी शॉर्ट ना करना। आप इसको जो लिखा हुआ है ना हमने सेल, इसको कंडीशन के साथ लिखा हुआ है, एक बार निफ्टी बैंक का भी और निफ्टी का दोनों का दिखा दीजिएगा। हाँ, आगे बढ़ें, शेयर्स पे जरा चर्चा शुरू करें। जय पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, गुड मॉर्निंग। आपके शेयर्स आज के कौन से हैं? So good morning Dimpy Jain, Manish Jain and everyone on the panel. So पहला जो स्टॉक रहेगा वो शारदा मोटर्स पर रहेगा। कल के दिन में हमने देखा ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम आया। शारदा मोटर्स ने 4% का अपसाइड दिखाया और सुपर ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में इवन आरएसए भी काफी फेवरेबल है। तो मुझे लग रहा है 1522 तक के टारगेट ये स्टॉक में आ सकते हैं। ब्रेकआउट अच्छा है, सपोर्ट जोन से अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। सो काफी अच्छा मोमेंटम लग रहा है मुझे। 1522 के टारगेट के साथ हम ये स्टॉक को ले सकते हैं और 1354 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक होगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक का दिग्गज कंपनी होगी एसबीआई। एसबीआई पर मुझे लग रहा है काफी अच्छा वापस से मोमेंटम आज के दिन में आ सकता है। कल दूसरे जो प्रीयर्स है पब्लिक सेक्टर बैंक ने वो काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। वो स्टॉक्स ने अपर सर्किट में कुछ तो क्लोज हुए। एसबीआई अराउंड 4% क्लोज हुआ और जो मेन ब्रेकआउट है 661 का वो कल के दिन में ये स्टॉक ने आते हुए दिखाया। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी फिनिश था 1-2 महीने का। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 700 के पार जाने में सक्षम है और 711 का टारगेट रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर 654 का स्टॉप लॉस लेके ये स्टॉक में हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। देखिए, कल भी एसबीआई अच्छा बंद हुआ है। नंबर्स के बाद बैक टू बैक अच्छा चल रहा है। इसके नंबर्स आए थे, उसमें इसका जो जीएनपी है, एनपीएस वो थोड़े ठीक थे। प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद से थोड़ी कम थी, लेकिन उसके बाद का रिएक्शन पॉजिटिव है और सरकारी बैंकों में सबसे बड़ी वेटेज है। ये चलता रहेगा तो बैंक निफ्टी को गिरने भी नहीं देगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। आयुष से ज़रा पता कर लेते हैं कि उनके कौन से शेयर हैं। आयुष, गुड मॉर्निंग, ज़रा बताएँ आपके शेयर्स। Good morning, Nikhil. Good morning, Manish ji, to all the viewers and to all the panelists. ऐसे कंडीशनल बाइंग कॉल ही रहना चाहिए। बाइंग निफ्टी में हम देखेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक होगी। तो मेरा फर्स्ट बाय कॉल होगा आरती इंडस्ट्रीज पे। अगर हम आरती इंडस्ट्रीज की इंट्राडे चार्ट की बात करें तो 60 मिनट चार्ट जो उसका टाइम फ्रेम है उसमें एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है। एक मंथली चार्ट पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक ने ऑलरेडी दे रखा है, प्लस एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इसके सारे टाइम फ्रेम्स में जो है मंथली, वीकली, डेली, सारे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स है। तो मुझे लगता है आरती इंडस्ट्रीज को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 690। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन के रहेगा वो 653 का होगा। सेकंड स्टॉक है मेरा जीएमआर इंफ्रा पे। अगर जीएमआर इंफ्रा की हम बात करें तो इसमें भी हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है सारे टाइम फ्रेम्स पे। एक पॉजिटिव आरएसआई का क्रॉसओवर हमने देखने मिला है। एक मंथली चार्ट पे इसमें राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो हमें नोट आउट करनी है कि हर स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ दिया है और अपने क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी स्टॉक ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें देखने मिला है। तो मुझे लगता है जीएमआर इंफ्रा को यहाँ से बाय करना चाहिए अपना टारगेट ऑफ 100 रुपीज। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 86 का होगा। ठीक है सर, आपके दोनों शेयर्स हो गए। एक तो जीएमआर इंफ्रा एयरपोर्ट हो गया इसका अब नाम, और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज। अगर हम आज एबी कैपिटल नहीं देता ना तो आयुष सर मैं आपका ही शेयर आरती इंडस्ट्रीज ही देने वाला था, लेकिन थोड़ा खिंचा हुआ शेयर्स था तो मेरा इतना कन्विक्शन हाई नहीं हो पाया। बट आपने नोटिस करवा दिया, अच्छी बात है। आरती इंडस्ट्रीज, जीएमआर इंफ्रा, शारदा मोटर्स, एसबीआई, ये अब तक के 4 सौदे आपने नोट कर लिए होंगे। किरण सर, आपके ट्रेड कौन से हैं? सो इंडेक्स के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा व्यू थोड़ा कॉशियस है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। तो आज के लिए हमारे 2 पिक रहेंगे। पहला है वो कैनफिन होम है। कैनफिन होम हमने मंडे के दिन जो कल की तैयारी शो है उसमें भी हमने रिकमेंड किया था 805 के आसपास। 850 के टारगेट है वो हिट हो चुके हैं, लेकिन हमको वापस इस स्टॉक को रीरेट करना है। डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एक बड़ा सा रेंज ब्रेकआउट भी है। सो कैनफिन होम आप यहाँ से इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा सकते हो। 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 880 तक के हमारे टारगेट है एंड 829 एज अ स्टॉप लॉस अब आप फॉलो करेंगे। तो कैनफिन होम हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो एबी कैपिटल है। एबी कैपिटल की अगर हम बात करें तो फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है। सभी मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो डबल बॉटम पैटर्न भी हम कह सकते हैं कि आदित्य बिरला कैपिटल के डेली चार्ट के ऊपर विजिबल है। सो 185 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको भी आप थोड़ा पोजिशनल 1-2 दिन के नजरिए से ले सकते हो। 205 तक के हमारे टारगेट है। 174 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो 2 कॉल कैनफिन होम एंड एबी कैपिटल। एक साथ मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर आनंद को कहूँगा, एक साथ जो है ना फ्रेम में किरण को और डिम्पी को एक साथ लेकर आइए। फिर मैं लोगों को समझा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। डिम्पी, आपका टारगेट एबी कैपिटल 200-205 आपने आज का शेयर बताया, किरण ने बताया।
सीधे तौर पे जो है कौन किसको शुक्रिया कह रहा है आज के लिए? डिम्पी? मैं कह रहा हूँ किरण सर को शुक्रिया, क्योंकि किरण सर से मैंने बहुत सीखा है। मैं पिछले 2 साल से ना बैक टू बैक इनसे कॉल्स लेता हूँ। अच्छा, इनको पता भी नहीं है, इनकी कॉल्स लेने के बाद मैं इनके चार्ट चेक कर लेता हूँ सारे के सारे कि किरण सर क्यों बता रहे हैं, क्यों ऐसी वजह है। तो मैंने इनसे बहुत सीखा। ये तो सर तो पता नहीं क्या सीखा होगा उन्होंने मेरे से, बट मैंने सर से बहुत सीखा है। तो एक बात तो तय है कि डिम्पी आज आपका टारगेट तो पहले हिट होगा, क्योंकि आपने पहला टारगेट 200 का दिया, किरण सर ने जो 205 का दिया है। हाँ, देखते हैं सर क्या होता है। भगवान ने चाहा तो बिल्कुल दोनों के टारगेट आज ही हिट हो जाने चाहिए। बिल्कुल सीधे तौर पे। और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं नतीजों का सीज़न भी जारी है, तो फटाफट चलते हैं पूजा के पास। कई सारे नतीजे आए हैं और हमने देखा है कि ल्यूपिन, टाटा कंज्यूमर जैसे कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे देखने को मिले हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। फिर से नतीजे जो देखने को मिले, किन कंपनियों को अच्छे देखने को मिले और किन कंपनियों के नतीजे थोड़े खराब देखने को मिले? जी गुड मॉर्निंग। आज सूची में हमने जो लिस्ट तैयार की है उसमें सभी कंपनियों के नतीजे या तो अनुमान के मुताबिक हैं या तो अच्छे हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं इसलिए हमने हाईलाइट किया। लेकिन स्टैंड आउट यही सारे नंबर्स आज के दिन कर रहे थे, तो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। टाटा कंज्यूमर पर अगर नज़र डालें तो अनुमान के मुताबिक ही नतीजे आए हैं। आय में 9% की बढ़त है, मार्जिन 13% से बढ़कर 15% पर आया है और मुनाफे में 14% की गिरावट दर्ज हुई है। एक एक्सेप्शनल आइटम था जिसके चलते, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही दिखाई दे रहे हैं। पावर ग्रिड के भी नतीजे अनुमान के मुताबिक ही, इनफैक्ट कुछ फ्रंट्स पर अनुमान से बेहतर नतीजे पोस्ट किए हैं कंपनी ने। आय में करीब 2.5% की ग्रोथ है, मुनाफा 10% बढ़ा है कंपनी का और कामकाजी मुनाफा वहाँ पर 3% की ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिली। ल्यूपिन के नतीजे काफ़ी मजबूत हैं। आय में 20% की ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने, कामकाजी मुनाफा करीब 95% बढ़ा और मुनाफे में 300% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है हर पैमाने पर। मनप्पुरम फाइनेंस के नंबर्स भी इनलाइन ही है, लेकिन अगर एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर बात करें तो थोड़ी यहाँ पर दबाव देखने को मिला है, तो उसका आज असर पड़ सकता है स्टॉक पर, लेकिन नतीजे अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। एनआईआई 23% की ग्रोथ आई है, मुनाफा 46% से बढ़ा कंपनी का, लेकिन एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों में ही बढ़त देखने को मिली है। स्टार सीमेंट के नतीजे भी स्ट्रॉन्ग हैं। आय में 5% की 5.5% की ग्रोथ है, मुनाफा करीब 29% बढ़ा कंपनी का और कामकाजी मुनाफे में भी 37% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। और राइलिगर एंटरप्राइज के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कंपनी जिस तरीके से रिकवरी कर रही है, अपने बैलेंस शीट को भी सुधारने की कोशिश कर रही है, अब वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। पिछले साल के घाटे के सामने इस बार मुनाफा दर्ज किया है और आय में भी 30% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। आखिर में कमिंस इंडिया, आय में 16% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 31% बढ़ा कंपनी का। मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं कमिंस इंडिया के। ओके, ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से कंपाइल कर दिया। वो प्लेट भी आप एक बार ज़रा दिखा दीजिए, हम रोज़ दिखाते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, ये प्लेट बहुत काम की चीज़ है। अर्निंग्स आप देखते होंगे, लेकिन कहाँ पे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे वीक है ये थोड़ा गेस करना मुश्किल होता होगा, इसके लिए पढ़ना ज़्यादा होता होगा। तो आप इतनी मेहनत ना कीजिए, पूजा ने ऑलरेडी कर रखी है, आप उसका फ़ायदा उठाइए। अच्छे नतीजे ल्यूपिन, कमिंस, कल्पत्रू के हैं और जो ख़राब नतीजे हैं इसमें EPL है, GNFC है। कल मेरे को ध्यान है एक कंपनी थी सायरमा के नाम से शायद, वो कल 10% नीचे थी। वो कल इसी कमज़ोर वाली कड़ी में था। मैंने नंबर्स पढ़े, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने वहीं लिख लिया। तो जब मैंने लिखा तो मैंने देखा क्लोजिंग होते होते वो 8% शेयर नीचे था। तो ये प्लेट बहुत काम की है। कंपनी से नंबर्स कैसे रहे, कौन से अनुमान के मुताबिक है, आप अपनी रणनीति उसी के अकॉर्डिंग बनाइए, उस शेयर पर उसी तरीका का चेक कीजिएगा। ठीक, ये सारे के सारे हमने नंबर्स आपके स्क्रीन पर रख दिए। बहुत शुक्रिया पूजा, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने के लिए। शरद को जोड़ते हैं। शरद आपको खबरों वाले शेयर्स बता देंगे जल्दी से। शरद बता दीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मर्जर के बारे में बात करूंगा, जहां पे आपके पारादीप फॉस्फेट्स ने जो है उनकी बोर्ड ने अप्रूवल दे दी कि वो अक्वायर करने वाले हैं मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स को। अब ये मर्जर के ज़रिए होगा और इसके बाद जो है देश का सबसे बड़ा प्राइवेट फर्टिलाइज़र कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बन जाएगा। अगर आप 100 शेयर्स होल्ड करते हैं मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स के, तो आपको 187 शेयर्स मिलेगा पारादीप फॉस्फेट्स का। अब याद रखिए, जो मैंगलोर केमिकल के फर्टिलाइजर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लगभग 20% का प्रीमियम मिल रहा है इन करेंट मार्केट प्राइस में हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से।
और इम्पॉर्टेंटली ये पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। अगर डील की बात करें तो लार्जली इनलाइन रही है वैल्यू को लेके, लेकिन मैंगलोर केमिकल साउथ की फर्टिलाइजर कंपनी है और पारादीप फॉस्फेट का नॉन साउथ रीजन में है, तो इन दोनों का जुड़ना एक टाइप से आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और ऑफ कोर्स जो नॉन यूरिया मार्केट शेयर है वो भी बढ़ने वाला 8 से लेके लगभग 13% तक वित्त साल 2026 में हो जाएगा। अब याद रखिए इन दोनों कंपनी का एक प्रमोटर भी है, वो लिस्टेड है, वो है जुआरी एग्रोकेमिकल। इनको जो है इनको भी एक टाइप से बेनिफिट देखने मिल सकता है और इन तीनों स्टॉक्स को अपने रडार में आज रखिएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की जो राइट्स इशू है वो अब खुली है और यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट दिग्गज नाम ने पार्टिसिपेट किया। एक तो यूके की फंड है प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट और दूसरा है मधुसूदन केला की प्रमोटेड आइडेंटिटी सिंगुलैरिटी फंड। आरबी इंफ्रा की बात करें तो ग्रॉस टोल कलेक्शंस में 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है जनवरी के महीने में, लेकिन मैनेजमेंट कह रहे हैं कि फरवरी और मार्च में टोल की जो मूवमेंट है और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो एक टाइप से पॉजिटिव आउटलुक भी आया है। पीएसपी प्रोजेक्ट को लगभग 935 करोड़ के जो है नए ऑर्डर्स आए हैं और अब ऑर्डर बुक लगभग 2000 करोड़ का हो गया है। ये स्टॉक मैंने इसलिए इम्पोर्टेंटली कहा है क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप जो है 3500 करोड़ की है और आखिर में वेल्सपन एंटरप्राइजेस को 4000 करोड़ का 15 साल का बीएमसी का वाटर ट्रीटमेंट का ऑर्डर भी मिला है। तो इन स्टॉक्स को जो है आज अपने रडार में ज़रूर रखिएगा दिन के ट्रेड में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए। आपने सारे स्टॉक्स टू आज अच्छे से हमको बता दिए। हम इसको धीरे धीरे करके कार्यक्रम में लेते जाएंगे। एक दो शेयर जरा पता कर लेते हैं। वेल्सपन एंटरप्राइज से शुरू कर देते हैं, इसी को रखिए जरा स्क्रीन पर। जब 4000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है तो जरा पता कर लेते हैं। आयुष चेक करना, वेल्सपन एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी है, इसको 4000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और 360 रुपए का शेयर है। जरा चेक कर लो आप। वेल्सपन एंटरप्राइज की बात करें तो अभी जो इसका डेली चार्ट बनते हुआ आ रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, तो मुझे लगता है एक बार इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए लेवल्स के लिए। इसमें जो नीचे का सपोर्ट बन के आ रहा है वो 355 के आसपास का है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक आइडियल सही जोन होगा स्टॉक को बाय करने के लिए। और इसमें अगर ये 350 और 360 का जोन नहीं हमें मिल पाता है तो जब स्टॉक 370 के ऊपर निकल के ट्रेड करना चालू होगा तब इसमें ट्रेड करना है। और जैसे ही स्टॉक 370 के ऊपर निकल के ट्रेड करेगा, इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा वो 385 का होगा। ठीक है, मयूरेश जोशी बीच बीच हमारे साथ से जुड़ गए हैं। मयूरेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मयूरेश सर आप जुड़े इससे पहले ना आपको मैं एक प्लेट दिखाता हूँ, आप भी ज़रा स्क्रीन को देखिएगा। उस प्लेट में ना कुछ अच्छे नंबर्स, कुछ अर्निंग्स के नंबर जो अनुमान के मुताबिक हैं और कुछ थोड़े कमज़ोर हैं, वो वाली प्लेट दिखाइए। आपको ना आज इसमें से कोई भी एक दो शेयर चुन के आप हमको बता दीजिए। हमने आपका 50% काम कर दिया सर। अच्छे नंबर्स, ख़राब नंबर, ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पे लेके आए हैं। आपको इसमें से जो बढ़िया वाला शेयर लगता है ना कि हाँ एक व्यूअर को, एक इन्वेस्टर को इस पर ध्यान रखना चाहिए, वो आप देख के बता दो सर। पूरी प्लेट चल रही है सर, ये प्लेट हम हिलाते ही रहेंगे, आगे पीछे सारे नंबर्स आपको दिख जाएंगे जो कल आए हैं। आप इसमें से कोई एक अच्छा वाला शेयर मेरे को बता दीजिए जो फ़ायदा पहुँचाए। मयूरेश सर आवाज आ रही है आपको? मयूरेश जी? ओ ठीक है, बात ही नहीं हो पा रही उनसे तो अभी। ठीक है मयूरेश सर, अभी आ रहे हैं, अगर आ गई आवाज एक बार जरा बोली तो। हाँ जी सॉरी, ठीक करते हैं सर, रुक जाइए, कोई बात नहीं। आ गई सर मयूरेश जी? हाँ जी डीपी जी, सॉरी आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल। आते हैं आपके पास सर, गौरव के पास चलते हैं पहले, आपके पास मैं आता हूँ, जरा ठीक हो जाए प्रॉपरली फिर आता हूँ आपके पास। जब तक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स चेक करवा लेते हैं। जरा रिपोर्ट्स दिखाइए गौरव, आज की कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, फिर जाएंगे जरा मयूरेश जी के पास। जी हाँ, तो अगर हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो बात करते हैं Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर जो 2 रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले अपोलो टायर्स, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने अपना बाय रेट इक्वल रेट वेटिंग जो है वो मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 433 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे हमें जो बीट देखने को मिला वो यूरोपियन बिजनेस की वजह से देखने को मिला था, बट उसके अलावा अगर हम स्टैंडअलोन EBITDA की बात करें तो उसमें 100 बिप्स का डिक्लाइन देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पे, जो कि कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा था, और इसीलिए उन्होंने अपना इक्वल वेट बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 433 रुपीज़ का दे रखा है। अगला स्टॉक है वो जो है यूनो मिंडा, जहाँ
पे मैक्वेरी का मानना यह है कि जो नंबर्स जो थे वो इनलाइन थे काफ़ी ज़्यादा। वाई ग्रोथ जो हमें देखने को मिला वो कहीं पे फेस्टिव डिमांड की वजह से देखने को मिला था 3Q में, और इसके अलावा नेट डेट जो है कंपनी का वो इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि केपेक्स उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट आगे जाके उनका ऐसे मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी रिच है कंपनी के लिए, और इसीलिए उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग जो है वो मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 679 रुपीज़ का दे रखा है। अगली हम बात करते हैं नज़ारा टेक की, जहाँ पे CLSA ने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो घटा के 570 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे रेवेन्यूज़ में हमें मिस देखने को मिला था। उनका जो सब्सक्राइबर लॉस होते हुए देखने को मिला है वो भी काफ़ी एक नेगेटिव है कंपनी के लिए, और इसी के चलते हुए कंपनी के पास 1500 करोड़ का कैश तो है, बट उसके लिए वो एक्विजिशन भी देख रही है, और इसी सब के चलते हुए उन्होंने FY 24 to 26 का जो एस्टिमेट है उनका वो 10 to 24% से घटा दिया है। और उसके अलावा उनका मानना ये भी है कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी हमें देखने को मिल रहा है नज़ारा टेक में, और इसीलिए एक पेसिमिस्टिक व्यू देखने को मिल रहा है CLSA की तरफ से। अगली बात करते हैं HDFC बैंक, जहाँ पे UBS के मैनेजमेंट ने HDFC बैंक के मैनेजमेंट से मीटअप किया, और उसके हिसाब से HDFC काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेके। उनका मानना यह है कि ब्रांच एक्सपेंशन जो है वो 10 to 20% रेट पे ही रहेगा आगे जाके भी। उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो एसेट क्वालिटी पे रहेगा, और कहीं पे हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है कोर बिजनेस में अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो। और आखिर में उनका मानना ये भी है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और इसी के चलते हुए UBS ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 900 रुपीज़ का दे रखा है। अगली बात करते हैं ट्रेंड की, जहाँ पे नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। रेवेन्यू 50% से अप था, नेट प्रॉफिट 140% से अप था। EBITDA की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एक हमें मार्जिन बीट देखने को मिला जो 18.1% पे आया था, और इसी सब के चलते हुए हमें एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है ब्रोकरेजेस से, जहाँ पे नुवामा ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 4,304 रुपीज़ का दे रखा है। जेफरीज ने भी कहीं पे हमें एक बुलिश व्यू देखने को मिला था ट्रेंड की तरफ, बट उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3,500 किया है, और होल्ड रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं ट्रेंड के लिए, और इसी के लिए उनको ज़्यादा अपसाइड नहीं देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं नेस्ले की, जहाँ पे सिटी ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2,900 रुपीज़ का दे रखा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि रेवेन्यूज़ में जो ग्रोथ था वो काफ़ी स्टेडी था, मार्जिन एक्सपांशन हमें देखने को मिल सकता है आगे जाके, बट आगे के क्वार्टर्स में कहीं पे प्राइस इंक्रीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए, और कमोडिटी प्राइसेज जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसी की वजह से उन्होंने अपना बाय रेटिंग फिलहाल के लिए बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस भी 2,900 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। ठीक है सर, गौरव बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सारी की सारी रिपोर्ट्स आपने अच्छे से कंपाइल की और बढ़िया से बता दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। मयूरेश सर जुड़ गए होंगे। मयूरेश सर, पहले तो मैं क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछ रहा था, अब मैं सीधा सीधा आता हूँ आपके पास। टाटा कंज्यूमर्स के नंबर आपको कैसे लगे सर? मॉर्निंग डिम्पी जी, सॉरी वो थोड़ी टेक्निकल ग्लिच थी तो सुना ही नहीं दे रहा था। गुड मॉर्निंग सर। तो टाटा कंज्यूमर आई थिंक नंबर्स अबव एस्टिमेट्स हैं। जो अगर आप बिजनेस इनका मॉडल ब्रेकअप कर दें, इंडियन बेवरेजेस, फूड्स, इंटरनेशनल बिजनेस और कॉफी का बिजनेस, तो मुझे लगता है आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है इंडियन बेवरेजेस की 3%, इंडियन फूड्स की 5%, जिसमें टाटा टी, टाटा कॉफी, हिमालय, संपन्न, उनका सॉल्ट का कारोबार, सारी चीजें आ जाती है, तो मुझे लगता है अलोंग विद गुड वॉल्यूम ग्रोथ मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने मिला है 15% के आसपास, और इंटरनेशनल बिजनेसेस शुड स्टार्ट कमिंग बैक, व्हिच मींस ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स अगले कुछ तिमाहियों में और भी बेहतर होने चाहिए। ऑब्वियसली इन्होंने जो अधिग्रहण किए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, उस पे कैश फ्लोस पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज इंटरनल कैश ऑब्वियसली विल गेट डिप्लॉयड, बट सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में दैट विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय बेटर वॉल्यूम्स एंड रीजनेबल मार्जिन्स। तो मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर्स के शानदार नतीजे थे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो आपकी होल्ड करने की रिकमेंडेशन मयूर सर, और भसीन साहब भी इस बीच मरसा जुड़ चुके हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आज 10 बजे RBI गवर्नर अपनी बात रख देंगे। मार्केट को लग रहा है कि वो दरों में तो कोई कटौती नहीं करेंगे, बट शायद इंडिकेशन दे देंगे कि वो कटौती करने जा रहे हैं, और कितनी करेंगे थोड़ा उसका भी हिंट कर सकते हैं। सर, ये पॉलिसी बाजार के फेवर में आ रही है या फिर बाजार को थोड़ा डिस्टर्ब करेगी? आपका एनालिसिस चाहिए एक्चुअली इस पे मेरे को।
हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आई थिंक एक नॉन इवेंट होएगा, कुछ नहीं होएगा। और उल्टा आरबीआई ने पहले ही थोड़ा बहुत कॉशनिंग की थी, अनकोलैटरलाइज्ड लोन और सो ऑन। और मुझे लगता है ग्रोथ नंबर्स को रिवाइज कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड। साथ में आपको पता है द फेड हैज टर्न्ड बिनाइन, तो आई थिंक आरबीआई विल वेट फॉर द फेड टू रिएक्ट। अगर कुछ हुआ भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन यहाँ भी मॉडरेट कर चुकी है और ग्रोथ नंबर्स एज फार एज कैपेक्स, एज फार एज ऑल अदर पैरामीटर्स रादर बिनाइन है। तो मुझे कोई दो राय नहीं, इट विल बी अ नॉन इवेंट, रादर पॉजिटिव। और बैंक्स का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो मुझे लगता है खत्म होना चाहिए। बैंक शुड एक्चुअली, पर्टिकुलरली लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं। और पीएसयूज में आई थिंक स्टेट बैंक विल टेक द चार्ज। सर, आपने पहले भी एक बार नोटिस करवाया था कि सरकारी बैंकों में अच्छा मूव आ सकता है, वो आ भी रहा है कई दिनों से। सर, कुछ और है जो कल के शेयर्स आपने एक दो दिन में बताए हो, उसमें आपको जरा नोटिस करवाना है, पहले वो बता दीजिएगा, फिर मैं एक अलग क्वेश्चन से आज आपके नए शेयर्स अलग पता करूंगा। हाँ, तो कल आपको देखिए, आपको SW सोलर कहा था, वो सर्किट लग गया। ICICI जी न्यू हाई पे हो गया। और ब्रिटानिया कल आपको 5,000 रुपए कहा था, 5200 बिक गया। तो प्रॉफिट लेना सीखिए। जब आपको मार्केट वॉलेटाइल दिखे, वहां प्रॉफिट लेना भी आपको लेना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूँ इंडिया बुल रियल इस्टेट, SW सोलर में शुरुआत है। धनलक्ष्मी बैंक मैंने बहुत जोर से कहा था, वो भी कल सर्किट पे था, लेने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, डन सर। अब सर नए शेयर्स बता दीजिए, आज के आपके शेयर्स कौन से हैं? तो डिम्पी जी देखिए, कल आपने ट्रेंड के नंबर देखे, आपने टाइटन के नंबर देखे। अब मैं एक शेयर बता रहा हूँ, पराग मिल्क। मैंने आपके यहाँ 180 200 में भी कहा था, अभी 225-30 का भाव है। पराग मिल्क के कल नंबर आए 800 करोड़ की टॉप लाइन पे, 35 करोड़ का प्रॉफिट, 8-9 करोड़ के अगेंस्ट लास्ट ईयर। देखिए, आपको ये बताऊं कि चीज, प्रोटीन, घी और मिल्क प्रोडक्ट्स में चेंज आ रहा है। 30 लाख करोड़ की ये मार्केट कैप हो जाएगी, मार्केट हो जाएगी इन बाय 2030, जिसमें से 30% अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जाएगा। यही हुआ है ट्रेंड पे, यही हुआ है आपके टाइटन में, और यही होएगा डेयरी प्रोडक्ट्स में। पराग मिल्क ने 9 करोड़ के अगेंस्ट 35 करोड़ प्रॉफिट दिया है। और आपको अगर मैं बोलूं 5 चीज कंपनीज बताओ, आप नाम नहीं ले सकोगे। अमूल, ब्रिटानिया, और थर्ड है गो चीज। गो चीज इज द सेकंड लार्जेस्ट जो इनका है। गोवर्धन घी इनका है। और मैं बताऊं 70% इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, लाइक घी, प्रोटीन एंड आपका चीज। 30% डेयरी प्रोडक्ट्स है। सो इट्स नॉट अ डेयरी कंपनी, मिल्क कंपनी, इट इज अ वैल्यू एडेड कंपनी। वे प्रोटीन इट सप्लाइज टू नेस्ले, मोंटानिस एंड अदर कंपनीज। साथ में they have just poached people from Nestle, from Marico, all the top people. इनके पास ऑडिटर है अब डेलॉयट, और इनका जो रिस्ट्रक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन वो BCG ने की है। तो आई थिंक ये जो 2,500 करोड़ की मार्केट कैप है, दैट इज टोटली अनवारंटेड। इसकी मार्केट कैप मेरे हिसाब से तो 10,000 करोड़ भी कम लगती है, क्योंकि आप अपने आप ट्रांजिशन देखते हैं, न्यू मिलेनियल्स किस तरह से दे वांट ब्रांडेड चीज, दे वांट ब्रांडेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये मार्केट इज गोइंग टू स्काई इज द लिमिट। अब आप प्रॉफिटेबिलिटी बताएं तो 2,500 करोड़ की आपको मार्केट कैप है। तो मेरे को ये शेयर 350-400 रुपए तो बहुत जल्दी दिखता है, 3.5-4 महीने में। लेकिन अगर मैं 2 साल का व्यू लगाऊं और मल्टीपल डू जो इसको एज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, नॉट एज अ डेयरी कंपनी, तो ये तो 1,000 रुपए भी जा सकता है। दूसरी बात, आज की डेट में आपको जो शिफ्ट इन अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज है, ह्यूज है। प्लस जो री रेटिंग है इसकी होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल, उस सेगमेंट में अनगिनत ग्रोथ है। और अच्छा वैल्यू एडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होता है, उसकी डिमांड इज अनसैटिएबल। आप इसके टेक्निकल्स वगैरह देखेंगे या इसकी वैल्यूएशन, तो इट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ये हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पराग में नियर टर्म 350-400, 2 ईयर 1,000 रुपीज। सर दूसरा शेयर? हाँ, दूसरा मेरा पिक है SBI। कल SBI ने बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रिटर्न दिया। अगर PSU बैंक्स इस तरह से चलेंगे तो स्टेट बैंक सबसे सस्ता शेयर है। 670-72 में लीजिए, 658 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 720, ये न्यू हाई पे जा रहा है। 720 के ऊपर हम अगर रिव्यू करेंगे। दूसरा पिक अगेन HCL टेक,
जो लीड कर रहा है फ्रंट से 1605.10 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1550, टारगेट ऑफ 1725। लेकिन डिम्पी जी फिर बोलता हूं, पराग मिल्क मस्ट बी इन ऑल योर पोर्टफोलियो, अभी लीजिए। थोड़े बहुत डिक्लाइन अगर करेक्शन कहीं मार्केट में आती है तो लीजिए, ये शेयर डबलर है यहां से अगले आपको बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। रीजनिंग आपने अच्छे से बता दिया और मेरा तो कुछ ऐड करने के लिए बाकी रह ही नहीं गया। पराग मिल्क, एसबीआई और एचसीएल टेक, 3 आपके आज के शेयर्स हो गए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ें और इस बीच कुछ और टेक्निकल्स वाले भी हमारे मेहमान हमारी वेट कर रहे हैं, उनसे जरा हम कुछ शेयर्स लेना शुरू करते हैं। यूनो मिंडो पे मिंडा, एक बार यूनो मिंडो, है ना, UNO के नाम से मिलेगा, शेयर फायर कीजिएगा। किरण सर आपको चेक करना है, मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं इस पर न्यूट्रल रेटिंग है और हमारा टारगेट है 680 रुपये का। ये 680 पे ही चल रहा है, अभी क्या करना है? की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है। 20 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, तो जहां उसको 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। रिसेंटली जो एक करेक्शन आया था ऊपर 725 के लेवल से, तो वॉल्यूम वहां पे ड्राई हो चुका है। तो देयर आर चांसेस के कहीं ना कहीं 680 650 के बीच में ये स्टॉक में बॉटम बन सकता है। बट एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से लेने की तो हम यहाँ नहीं करेंगे सजेशन, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 650 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है और 650 के आसपास कुछ अगर हमें बुलिशनेस दिखती है, क्योंकि वहां पे 100 दिन की भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट बनेगा, तो 650 के आसपास हम बाई करेंगे। एज ऑफ नाउ तो वेट एंड वॉच करेंगे, जिनके पास है वो 650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 650 कुल मिला के समझने की बात है, 650 के नीचे वीक हो जाएगा, डिप आएगा तभी बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सारी बात का निचोड़ आपके सामने है और रिपोर्ट्स भी ऑलमोस्ट यही बता रही है। आगे बढ़ते हैं, जय पटेल आपको चेक करना है, ल्यूपिन का शेयर, इसके नंबर्स अच्छे आए हैं, मैं नंबर स्क्रीन पे ले आता हूँ। आप मार्जिन चेक करेंगे, वो करीब 7.5% बढ़े, मुनाफा करीब 300% बढ़ा है और ऑपरेशन प्रॉफिट भी 90% के आसपास बढ़े हैं। ल्यूपिन लेके आइए जरा, आप जरा बताइए जय पटेल क्या करना चाहिए अब? सॉरी, लुपिन में हाई लो की पैटर्न डेफिनेटली विजिबल है और ये स्टॉक में 2 दिन रुकता है और एक अच्छी लॉन्ग कैंडल आ जाती है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अच्छा आज के दिन में भी हम लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। अराउंड 1640 तक के लेवल के आज के लिए मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, बिकॉज कल के दिन में हाई के वहां पर क्लोज हुआ, कल ओपन जहां हुआ था वहीं क्लोज हुआ और लास्ट में वॉल्यूम भी काफी आए, लास्ट के आधे घंटे में वॉल्यूम दिखे और 1600 के पार भी ये स्टॉक जाके आया। तो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन है 1640 तक ये स्टॉक आज के दिन में जा सकता है। सो लॉन्ग पोजीशन बना के जानी चाहिए। फार्मा सेक्टर काफी अच्छा अभी डिफेंसिव प्ले के तौर पर हम देख सकते हैं, तो ये स्टॉक वन ऑफ द अच्छी कंपनी है फार्मा सेक्टर में। सो लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस किसी को रखना हो तो कल के लो के वहां पर हम रख के चल सकते हैं, अराउंड 1580 तक के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को लॉन्ग पोजीशन के लिए ले सकते हैं। ठीक है, 1580 का छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ज़्यादा बड़े गैप के साथ खुलता है तो फिर अपनी कैलकुलेशन वापस से करना, अदरवाइज तो 1580 का एक स्टॉप लॉस है, छोटी पोजीशन ज़रूर बनाई जा सकती है। स्टार सीमेंट, इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। आयुष जरा आप चेक कीजिएगा स्टार सीमेंट, मैं नंबर जब तक स्क्रीन पर ले आता हूँ। पैट इसका करीब 40%, यानी कि मुनाफा 40% के आसपास बढ़ा है। मार्जिनस में भी इंप्रूवमेंट हुई है, करीब 5% के आसपास की। एक बार जरा आप देख के बताइए स्टार सीमेंट, इसमें क्या करें आज? कहते हैं वीकली चार्ट पे अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक अपने आप को मेंटेन करके रखा है। मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से बाय किया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 207 रुपए का बन के आएगा। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 184 का रखना है। ठीक है, रेलिगर एंटरप्राइजेस लॉस टू प्रॉफिट आई है, कंपनी ने 34 करोड़ रुपए का इस बार नंबर दिखाए। YOY बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, यानी कि साल दर साल। इससे एक साल पहले सेम क्वार्टर में, यानी कि Q3 के अंदर ये कंपनी लॉस बना रही थी करीब 95 करोड़ का। अब 34 करोड़ का प्रॉफिट आया। स्वाभाविक सी बात है, गैप के साथ खुलेगा, शेयर थोड़ा चल भी सकता है। जय पटेल जरा चेक करना कितना चल सकता है और क्या करना चाहिए। तो रैली गेयर पर थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी काफी दबाव आता रहता है, क्योंकि जो टेक ओवर का कुछ प्लानिंग चल रहा है, सो वहां से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। बट ओवरऑल चार्टिकली हम देखें तो एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न डेली चार्ट पर विजिबल है। ये अगर 241 के वहां से पार हो गया तो ये स्टॉक में काफी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आते हुए देख सकेंगे। वहां से टारगेट हो गए 255 के, सो कंडीशनल बाय 241 के ऊपर 255 के टारगेट के लिए। ठीक है,
एक ना HDFC बैंक को लेकर एक मीट हुई थी, उस पर ना UBS ने एक नोट निकाला है। एक बार ज़रा स्क्रीन पे वो नोट के सारे पॉइंटर्स चलाइएगा जो रिसर्च ने हमको भेजे हुए हैं, और उस पर जो लक्ष्य दिया है वो 1900 रुपये का दिया हुआ है। शेयर अभी 1400 खड़ा है और ये सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। ये पिछले 1 महीने में चला भी नहीं है, ये रिजल्ट्स आने के बाद भी नहीं चला है। तो ये क्या बड़ा मूव दे सकता है। 1900 का टारगेट है। UBS के सारे पॉइंटर्स चलाते जाइएगा और एक जगह 1900 भी लिखा है वो भी बार बार दिखाते जाइएगा। मयूरेश सर से मेरे को ज़रा पता करना है। मयूरेश सर, अगर मान लो आप एक इन्वेस्टर हो जाओ 2 मिनट के लिए, एनालिस्ट से मैं आपको सीधा क्लाइंट बना देता हूँ, एक इन्वेस्टर बना देता हूँ, तो आप HDFC बैंक को इस रेट पे लोगे? आपका मन बोलता है कि 1900 हो जाएगा ये? स्टेबल स्टॉक है और जो परफॉर्मेंस रहा है डिम्पी जी ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, आई थिंक हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज, कंपाउंडिंग स्टोरीज पिछले कई दशकों की। तो आई थिंक जो शॉर्ट टर्म पेन है, टू पुट इट वेरी ब्लंटली, ये शायद अगले कुछ तिमाहियों में प्ले आउट हो जाएगा। जो मर्जर है विद HDFC, इसमें जो कॉस्ट और रेवेन्यू सिनर्जीज हैं, दैट विल स्टार्ट प्लेइंग आउट मीनिंगफुली। और हमें ये समझना चाहिए कि ये बैंक किस हिसाब से ग्रो हुई अगले पिछले 2 दशकों में, द पेस एट विच दिस बैंक इज वर्किंग। तो अगर हम लार्ज बैंक्स की बात करते हैं, HDFC बैंक, SBI बैंक, और उसकी तुलना छोटे मझौले प्राइवेट सेक्टर या मिड कैप PSU बैंक से बात करेंगे कि लोन ग्रोथ उनके लेवल तक क्यों नहीं है, one has to understand कि the base effect itself is very large. दूसरा, I think जो इनका एक overall trajectory होती है over a longer periodicity of time, obviously एक बेहतर तरीके से it can manage their the asset cycles, यानी जो cycles आते जाते रहते हैं मार्केट्स में। अभी तो तेजी का माहौल चल रहा है, but at some point जब distress आएगा मार्केट में, they know how to manage these challenging situations very very well. और इसलिए दे आर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एट मार्केट्स पे इंडिया ऑब्वियसली हम वेट करेंगे। एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टर है, ऑब्वियसली आई थिंक दिस मेक्स सेंस एट दिस लेवल्स। ठीक है, एक वर्ड से सर ने सारी चीज़ क्लियर कर दी कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो और आपको वेट करना है और आपको कुछ एक क्वार्टर्स के लिए वेट कर सकते हो, मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए, बैलेंसर चाहिए, तो फिर HDFC है। लेकिन अगर थोड़ी भी एक्साइटमेंट चाहिए तो फिर हो सकता है HDFC बैंक उस पर खरा ना उतरे। इसलिए आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप किस पाले में हो, किस ग्रुप में हो। आप HDFC बैंक पे ऑलमोस्ट आपको मेरे सर ने अच्छी सी रिकमेंडेशन दे दी है। JB फार्मा दिखाइए, जेफरीज की इस पर रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि हम इसको खरीदारी करेंगे। हमारी रेटिंग पहले भी खरीदारी की थी और हमने लक्ष्य अपना बढ़ा दिया, सिर्फ 30 रुपया, 1970 से 2000 किया है। हालांकि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक भी हो सकता है, लेकिन कन्विक्शन हाई अभी भी बनाए हुए हैं JB केमिकल्स पे। किरण सर, आपकी रिकमेंडेशन? ठीक है, केमिकल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से केमिकल बेस के अंदर हम देख रहे हैं कि स्लोली ग्रेजुअली एक हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर चल रहा है। कल हमने एक देखा था शानदार अपमूव, लेकिन वो टिक नहीं पाया। लेकिन कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर हम क्लियर कट एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। 1720 1730 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल 1800 तक की एक रैली के आसपास क्लोज हुआ है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है मेरे लॉन्ग करना चाहिए। आप वीकली या तो मंथली चार्ट देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी गिरावट में आए आप बाय कीजिए। 1700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, जब तक 1700 के नीचे नहीं जाता है तब तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 2000 तक की रैली देख सकते हैं। तो थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रखिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखेंगे हम 1700 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है मयूरेश सर, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का समय दे सकता हूँ ये बताने के लिए कि आप 3 इंश्योरेंस कंपनीज में से कौन सी एक खरीदेंगे, SBI लाइफ, HDFC लाइफ या फिर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ? भी नहीं, 30 सेकंड लूंगा रिपीट। SBI लाइफ, आई थिंक अगर आप प्रोडक्ट मिक्स देखें, अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें अक्रॉस टाइम पीरियोडिसिटीज, अगर आप इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू ओवरऑल रेवेन्यू देखें, दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट कंपेयर्ड टू द 3 लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स। कंटिंजेंसी प्रोविजनिंग भी की है विच प्रोबेबली बैलेंसेस आउट अगर कोई स्ट्रेस आता है अनफोर्सीन फ्यूचर में। और वैल्यूएशंस के हिसाब से भी आई थिंक बेटर प्लेस्ड है कंपेयर्ड टू द नेटवर्क एंड द बैंक एश्योरेंस दैट इट रिजॉर्ट इन टर्म्स ऑफ एम्बेडेड। वी कैन चूज करना विद इन द SBI लाइफ। ठीक है सर आप तो बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग ही बन गए। मैंने तो कहा था थोड़ा राहुल द्रविड़ की तरह पिच पे खड़े होकर आराम से बता दीजिए, आपने तो आते ही चौका छक्का लगा दिया 1 मिनट का, 30-40 सेकंड के अंदर ही आपने बता दिया। इंटरेस्टिंग सर। SBI लाइफ, इसको कहते हैं बिल्कुल दिमाग से खुल जाना, बिल्कुल क्लियर थॉट रखना, इधर उधर क्या कोई दिमाग नहीं। एक ब्रोकिंग हाउसेस का एक नारा सा है, मतलब प्ले राइट एंड सिट टाइट, अच्छे से शेयर खरीदो और बैठे रहो उस पर। तो SBI लाइफ मेरे को लग रहा है कि इसमें फिट बैठता है। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयर जरा चेक करवा लेते हैं। ल्यूपिन मैंने पता करवा लिया, स्टार सीमेंट भी हो गया, रैली के रेंट। अच्छा कमिंस इंडिया भी, ये भी इंपॉर्टेंट शेयर है। आयुष आप चेक करेंगे कमिंस इंडिया?
बात करते हैं इसके वीकली और मंथली चार्ट पे एक हाइट ऑफ हायर फॉर्मेशन है। वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम भी स्टॉक ने बनाया है। इंट्राडे चार्ट से अगर हम बात करें तो ये काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के उसमें है ये स्टॉक, तो मुझे लगता है कमिंस इंडिया को यहाँ से बाई किया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा वो 2470 का आएगा और यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 2365 का। ठीक है, एक खबर है आज जिस पे भी डिस्कशन नहीं हुआ, वो है पारादीप फॉस्फेट। एक बार ये लिस्टेड कंपनीज के नंबर्स भी अच्छे आए थे, शेयर थोड़ा चला भी हुआ है। अब खबर ये आ रही है कि मैंगलोर केमिकल्स का ये कंपनी अधिकरण करने जा रही है। मयूरेश सर, इस पे अपना टेक दे सकते हो आप? आपने अगर स्टडी किया तो फिर आप बता दीजिए, अगर नहीं है तो फिर मैं टेक्निकल चेक लूंगा सर इस पे। ये पारादीप फॉस्फेट कह रहा है कि मैंगलोर केमिकल्स को खरीद रहे हैं। आई थिंक जो रेशियोज डिसाइड हुए हैं और जो एक्सचेंजेस पे नोटिफिकेशन आए हैं ऑब्वियसली मैंगलोर केमिकल्स के फेवर में है और इट शुड बेनिफिट मैंगलोर केमिकल्स एट द करंट प्राइस एज वी स्पीक। बट पारादीप को भी आई थिंक सिनर्जीज मिलेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलेगा, तो मुझे लगता है दोनों कंपनीज के लिए विन विन है। दोनों में आई थिंक पॉजिटिव मूव आना चाहिए। तो सर फिर मैंगलोर केमिकल्स को आप कह रहे हो, जो आपकी रिसर्च कह रही है कि मैंगलोर केमिकल्स पे फिर आज ट्रेड ले सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, तो आई थिंक इट शुड बी अ पॉजिटिव हो, बट मुझे लगता है कि गैप अप ही खुलेगा, यू विल नॉट गेट अ चांस एट ऑल टुडे। तो गैप के साथ ही खुल रहा है, अब ट्रेड बचा ही क्या है, क्योंकि टिक भी आना शुरू हो गए ना। तो जो मेरे को 1 मिनट था, मेरे को लगा था पता कर लेता हूँ, जिस तब आप बोले तब तक तो 20% ऊपर ही खुल रहा है। अच्छा, एक बार पारादीप फॉस्फेट को भी दिखा सकते हो, उसका क्या टिका है पहला? एक बार जरा मैंगलोर केमिकल्स का तो ठीक है, पारादीप का भी दिखाओ एक बार जरा, जो एक्चुअली में बाय करने जा रहा है। पारादीप फॉस्फेट तो 2-2.5% है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, मैंगलोर केमिकल्स पे। अच्छा, पारादीप फॉस्फेट पे एक टेक्निकल व्यू ले लेता हूँ एक बार। जय पटेल, आप चेक करोगे पारादीप फॉस्फेट? पारादीप फॉस्फेट डेफिनेटली अभी काफी अच्छा जो मोमेंटम था 77 के ऊपर चल रहा है, वो 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ओपनिंग टिकर उसके ऊपर ही खुला। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आज के दिन में 82 के लेवल तक जाने में सक्षम है आज या कल के दिन में, बिकॉज जो अपसाइड आया वो काफी अच्छा है और जो ऊपर का रेजिस्टेंस है इवन सुपर ट्रेंड लाइन का या इवन प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है जो अराउंड जनवरी के मंथ में कैटर हुए, तो मुझे लग रहा है वापिस से 82 के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ से भी फ्रेश बाइंग करनी हो तो कर सकते हैं। मैंगलोर केमिकल्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, पर पारादीप में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाय करने की। कुल मिला के दोनों शेयर्स ठीक हैं, एक पे तो ऑलरेडी सर्किट ही खुल रहा है, दूसरा शेयर भी ठीक है, उसको भी मिस ना किया जाए। आप इसको भी देख सकते हैं पारादीप फॉस्फेट्स को, उसकी मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव है और बढ़िया डील लग रही है, दोनों के लिए विन विन है। ल्यूपिन के नंबर अच्छे आए थे, देखिए क्या शानदार रिटर्न दे रहा है आपको, ओपनिंग में ही गैप के साथ खोल रहा है। कुछ और भी ऐसे शेयर्स हैं जो हम आपको कंपाइल करके आपके लिए लेके आते हैं। अगर आपसे फिर भी मिस हो गए हों तो ठीक बाजार खुलने से पहले शरद आपकी हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं आपको नवरत्न शेयर बताकर। तो 9 छठे छटाए बेहतरीन शेयर आपके सामने आएंगे, उसमें एक खबर वाला शेयर भी होगा लास्ट में 9वें नंबर पे। शरद आपको बताने के लिए तैयार है। शरद, गुड मॉर्निंग, बता दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है लुपिन। तीसरे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं और इम्पॉर्टेंटली ये 5वां लगातार क्वार्टर है जहां पे नंबर्स जो है एनालिस्ट के अनुमान से बेहतर देखने मिले हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा स्टार सीमेंट। शानदार नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिले हैं और मार्जिन्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। अब बात करेंगे रेलिगर एंटरप्राइजेस की, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। नतीजे तो बहुत स्ट्रांग आए लेकिन कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिला है। कल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जहाँ पे पारादीप फॉस्फेट ने अनाउंस किया था कि वो जो है एक्वायर करेंगे मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स को, और ये जो होगा मर्जर के ज़रिए होगा। इसका मतलब ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट फर्टिलाइज़र कंपनी बन जाएगा। और अगर आप 100 शेयर्स होल्ड करते हैं मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइज़र के, तो आपको 187 शेयर्स मिलेगा पारादीप फॉस्फेट्स का। देखा जाए तो मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइज़र के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए लगभग डील 20% प्रीमियम पे हुआ है और ओवरऑल वैल्यू जो है लार्जली इनलाइन रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग की जो आप राइट्स इशू है उसमें 2 बड़े दिग्गज नाम आए हैं। एक तो आपके यूके की प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट जो एक एफआई है, और दूसरा मधुसूदन केला की फैमिली ऑफिस जिसका नाम है सिंगुलैरिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो बड़े दिग्गज नाम जो हैं देखने मिल रहे हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग के जो राइट्स है उसको वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो टोल कलेक्शन 25% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये जनवरी का आंकड़ा है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट है।
वो कह रहे हैं कि फरवरी और मार्च में भी जो है टोल कलेक्शंस और ऊपर बढ़ सकते हैं और उनकी संभावना है। आज सुबह इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है आइनॉक्स विंड का। अब ये सीएससी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं जहां पे ये सप्लाई करेंगे 1500 मेगावाट की विंड कैपेसिटी अगले 3 से 4 साल में। अब ये देश का सबसे बड़ा विंड प्रोजेक्ट ऑर्डर एक सिंगल ओईएम को मिलता है। तो आप देख सकते हैं बड़े ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं, बड़े डील्स हो रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा 8वां स्टॉक है वो रहेगा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। इसमें कमिंस इंडिया आएगा, कोटक सिक्योरिटीज़ का बड़ा अपग्रेड आया है। अब जो है बाई कर दिया है, पहले ऐड था और जो लक्ष्य है उसको बढ़ा दिया है 2050 से 2750 तक। और इम्पॉर्टेंटली जो उनकी ग्लोबल पेरेंट कंपनी है वो भारत के बिजनेस के गाइडेंस के लिए भी जो है उनका एक बुलिश नज़रिया देखने मिला है और ओवरऑल जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। ये तो हमने आपका 8 स्टॉक्स बता दिया, लेकिन जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो हमारा खबर सेगमेंट का स्टॉक है। और हम जो है चुन चुन के एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज पे लाते हैं कि ये स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये फॉरवर्ड लुकिंग रहता है। अब ऑफकोर्स एसबीआई लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फोकस में था कि स्टॉक 4% ऊपर है। यहाँ पे खबर ये है कि जो एफआई है जीक्यूजी पार्टनर्स वो अब बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं एसबीआई में। और याद रखिए जीक्यूजी पार्टनर्स ऑलरेडी अदानी ग्रुप, आईटीसी, पतंजलि, जीएमआर एयरपोर्ट्स में इन्वेस्टेड हैं। और 2 लेके 3 दिन तक जो है एफआईज का मीटिंग एसबीआई के साथ चल रहा था। तो वॉल्यूम्स, डिलीवरीज की भी आंकड़े बात कर ले तो उसमें स्ट्रेंथ देखने मिली है। और अब जो है खबर यह है कि बाइंग स्टार्ट हो गई है जीक्यूजी पार्टनर से, इसलिए एसबीआई आज फोकस में रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, अच्छे से आपने बता दी। एसबीआई वैसे बता दूं भसीन सर की भी कॉल है आज, हमारे टेक्निकल एनालिस्ट है उनका नाम है जय पटेल, उनकी भी कॉल है। कल ये अच्छा बंद हुआ है, पोस्ट नंबर से अच्छा चल रहा है, सारे फैक्टर्स हक में जा रहे हैं, आपका नोवा शेयर ये बन गया। आगे बढ़े, खुश बोरा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। खुश, गुड मॉर्निंग, आपके आज के ओपनिंग के ट्रेड सर, इसी से करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, अगर क्विक वर्ड दूं ऑन दी ओवरऑल सेटअप तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिक्लाइन का माहौल बिल्कुल बना हुआ है। एक्सपायरी के चलते हो सकता है निफ्टी 22,000 के करीब थोड़ा सा रेजिस्ट करे क्योंकि कॉल बेस बहुत बड़ा है। बट अगर मान लीजिए आज उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 22,200 का पहला लेवल और 22,500 का दूसरा लेवल पोजिशनली हमें इंडेक्स पे लग रहा है। यही हमने हमारी एडवाइजरी में टारगेट्स भी रखे हैं फॉर द निफ्टी 22,200 एंड 22,500। अब अगर स्टॉक की बात करें तो 2 पिक्स हैं। पहला है LIC। हम देख रहे हैं इस स्टॉक में एक अच्छी खासी बढ़त जो है ये बनी हुई है। आप देखें तो इतने बड़े स्टॉक में वॉल्यूम्स का स्पाइक अप होना भी बहुत एक एनकरेजिंग साइन है। तो यहाँ पे एक बाई पोजीशन अभी भी ली जा सकती है 1070, 1200 के जो लेवल्स हैं और अगर 1100 के जो लेवल्स हैं इन टारगेट्स के लिए गैप अप ओपनिंग लग रही है उसी टारगेट के आसपास होगा, टारगेट 1 के आसपास। तो टारगेट 2 के लिए होल्ड करें 1100 के 1010, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल बेसिस पे। अगला स्टॉक जो मेरा है वो है कैश सेगमेंट का, वो है श्रीराम पिस्टन्स। इस स्टॉक में अगर आप देखें एक अच्छा खासा स्पर्ट आया है, वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और अभी भी मुझे लग रहा है कि इतने अच्छे रैली के बाद यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ अपसाइड स्टिल लेफ्ट। तो 1860, 1895 के 2 टारगेट्स हैं, इनके लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। 1780 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं उनके टारगेट 1 और टारगेट 2 1-2 दिन के अवधि में ही अचीव हो रहे हैं। तो आई होप इनमें से कोई स्टॉक ऐसे हों जो उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपके जो व्यूअर्स हैं इनका मुनाफा जो बन रहा है ये बनता रहे, कंटिन्यू रहे। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए। और आप जैसे बढ़िया रिसर्च एनालिस्ट हैं, आप बढ़िया टेक्निकल एनालिस्ट हैं, आप जो भी कॉल्स बता रहे हैं उसका फ़ायदा तो मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा ज़रूर सर। सभी मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है जिसके भी टारगेट अच्छे चलते रहे, इंट्राडे में लग रहा है प्रॉफिट आता रहे, अपने हमको बताते जाइएगा। हम बैक टू बैक स्क्रीन पर उसको लोगों के सामने, दर्शकों के सामने फिक्स करवा देंगे। इंडियाबुल हाउसिंग पे कुछ बड़े निवेशकों के नाम आ रहा है, अभी शरद हमको बता के भी गए हैं। इसमें मधुकेला की जो एक फैमिली अकाउंट है उसका भी नाम सामने निकल के आ रहा है। एक बार जरा इंडियाबुल हाउसिंग चेक करेंगे आप किरण, इंडियाबुल हाउसिंग इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम डेली चार्ट प्राइस देख रहे हैं
कहीं ना कहीं हमने देखा था कि नीचे में जो एक सपोर्ट था 180 190 उसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर में 235 तक गया। अब वापस उसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस बार हम देखेंगे तो 20 दिन 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 180 का रखे, अगर 180 के नीचे ये स्टॉक फिसलता है तो इसकी जो 200 डेज मूविंग एवरेज है 160 162 165 के आसपास, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो नई खरीदारी के लिए तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। जिनके पास है वो 179 या 180 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, जैसे ही वो लेवल टूटेगा देयर आर चांसेस कि हम 165 तक की डाउन टिक देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस है तो नया नहीं लेंगे, आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 179 का मेंटेन कीजिए। तो ये राय आती हुई सेहतों पर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की पर किरण की तरफ से। फटाफट अब लेवल देखते हैं। निफ्टी फ्रीज हुआ है करीब 22,000 के ऊपर, करीब 80 अंकों की तेजी। बैंक निफ्टी देखिए वो जो है 45,973 के आसपास फ्रीज हुआ है 155 अंकों की मजबूती के साथ। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी ज़्यादा मजबूती है, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वहाँ भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। डिम्पी, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। 22,000 के ऊपर हम खुल रहे हैं, क्या करना चाहिए? नया माल कुछ नहीं लेना चाहिए। जिनके पास है 21,800 का स्टॉप लॉस रख लें, और जिन्होंने कल एक अपॉर्चुनिटी खो दी थी ऊपर बेचने की, अगर आज उनको मौका मिलता है एक बार 22,000 पर वो भी बेच दें। क्वांटिटी कम रखें। 22,000 22,200 तक के आज के टारगेट है। आपको नया माल लेना है, पॉलिसी के बाद लेना, पॉलिसी से पहले नहीं लेना, ये बहुत क्लियर है। और जो भी लेना वो 20-30% से ज़्यादा नहीं लेना। तो पॉलिसी से पहले कोई खरीदारी मत कीजिए। कल जो लोग नहीं मुनाफा वसूली कर पाए थे आज वो मुनाफा वसूली कर लीजिए। पॉलिसी के बाद भी नई खरीदारी करके चल सकते हैं। 21,800 का आप एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। अब निफ्टी बैंक की बात किया, वापस से जो है 46 आके थोड़ा नीचे खुल रहा है 155 अंकों की तेजी के साथ। क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? यही लक्ष्मण रेखा है मनीष जी, लेकिन मैं बैंक निफ्टी के बारे में आज क्लियर कर दूं। बैंक निफ्टी के बाद बारूद बहुत है। 46,000 अगर ये आ जाए, टिक जाए, और पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद ये अगर बना रहता है तो ट्रस्ट मी आज ही बैंक निफ्टी में करीब 200-300 पॉइंट का उसके बाद बड़ा मूव आ सकता है। तो आपको सिर्फ बैंक निफ्टी पे ये काम करना है कि 40,000 की वेट करनी है, इसको टिकने देना है। ये पॉलिसी से पहले और बाद में दोनों तरफ से टिका रहे, और पॉलिसी के बाद अगर 10-15 मिनट टिक जाए तो फिर आपका काम हो जाएगा। आप 40,000 के ऊपर भी बाय करना चाहो कर सकते हो। फिर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 45,800, और आज का टारगेट है 40,200 से 500 तक का। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, पोजीशंस को कम रखें। इवेंट पास हो रहा है, 15.5 का विक्स है, ये शेक करेगा, आपको डर और भय बनाएगा, लेकिन डरिएगा नहीं, घबराएगा नहीं। बाजार पॉजिटिव टिल्टेड है ऐसा लग रहा है, देखते हैं फिर क्या होगा। ऐसा क्या होता हुआ दिखता है। कुछ जल्दी से एक शेयर देख लिए फटाफट। गुड मॉर्निंग, जिसमें कल भी आपने बात की थी, कल भी डे हाई पे बंद हुआ, अच्छी मजबूती दिखा रहा था कि जब मैं अंतिम शाम का शो कर रहा था क्लोजिंग, तो उसमें मैंने इसका जिक्र भी किया था, कुछ से चर्चा हुई थी। कैनरा बैंक देखिए कल भी एक अच्छी मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा, और आज भी एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, करीब 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ खुल रहा है। गुड मॉर्निंग मनीष। वेल देखिए, मेरे हिसाब से इसमें अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते चलना चाहिए, और एट द वेरी लीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना चाहिए। मैं अभी भी मेंटेन करूंगा कि इसमें स्ट्रेंथ है, बनी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जो है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले 555, ये जो लेवल है इसके पास। और अब अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी हो तो वेट करें 530 से 535 के जोन पे फॉल होने का या करेक्शन आने का, उसके बाद बाय करें। फिलहाल नई बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा, बट मोमेंटम है, क्यों ना राइड करते चले। तो 555 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और इसको राइड करें। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 मिनट रह गए मार्केट खुलने में, फटाफट से रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी बताइएगा सभी मेहमान जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, 10-15 सेकंड से ज़्यादा। जय पटेल आपसे शुरू कर रहा हूँ। KEC इंटरनेशनल आज प्लस कर रहा है क्या? 2% ऊपर खुल रहा है KEC इंटरनेशनल। अनम्यूट कीजिए जय पटेल, अनम्यूट कीजिए। सॉरी सो डेफिनेटली करना चाहिए। 689 के लेवल्स पर मुझे लग रहा है टारगेट आ सकता है 1-2 दिन के अंदर, सो डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए। और अगर ये लेवल पार हो गया तो 730 के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है, तो डेफिनेटली प्लस करके जाना चाहिए, ताकि बाय करना चाहिए। दूसरा शेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक, इसका कोड है कुछ, जरा आप चेक करना। 68 रुपये में कल आज खुल रहा है, ये आज प्लस करना है। मेरे को लग रहा है यूको IUB के बाद अब महाराष्ट्र की बारी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
तो डिम्पी ट्रेंड ऊपर का है लेकिन ओवरहीटेड है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें 65 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। 65 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन जो भी करनी है कम करें। एक शेयर है मैनकाइंड फार्मा, करीब 2200 का शेयर है। किरण सर एक बार जरा चेक करना, 3% ऊपर खुल रहा है, कुछ पोजीशन लेनी है कि नहीं लेनी? मेंटेन फार्मा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न दिख रहा है, डेफिनेटली 2150 2140 के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है तो लेना चाहिए। 2100 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे, ओवरऑल 2200 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, मार्केट खुलने पे है, 30 सेकंड रह गए हैं, जरा स्क्रीन पर वापस रखिएगा। और दूसरा, बाजार आज 22,000 का पहला टिक दिखा रहा है। 22,000 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कशमकश का लेवल है। मैंने आपको कई बार बताया, यहाँ पे फाइट होती है बुल्स और बियर की बहुत जोर से, तो इसके ऊपर जितनी देर टिके रहेंगे बुल्स उतने स्ट्रांग होंगे, इसके नीचे जितनी नीचे चले जाएंगे बियर्स उतने स्ट्रांग हो जाएंगे। 40,000 का लेवल मेक ब्रेक लेवल होगा आज के लिए, ट्रेंड डिसाइडर लेवल भी हो सकता है। ये बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है कि अभी बैंक निफ्टी को रुकना है और नीचे जाना है, तो इसलिए आज इन दोनों इंडाइसिस को सिर्फ लेवल के हिसाब से चेक करेंगे। 10 बजे तक कोई सौदा नहीं, उसके बाद सौदा देखेंगे। हो सकता है इस बीच मार्केट एक रेंज में रहे। पहला टिक बैंक निफ्टी का भी 40,000 के आसपास है, उसका 22,000 है। देखो कितनी खूबसूरती के साथ मैनेज होता है सब कुछ। 22,000 का लेवल, वहाँ पे 40,000 का लेवल, बिल्कुल इवेंट से पहले टिका दिया। आपको जो सोचना है सोचो, मंदी वाले भी सोच रहे हैं हम जीतेंगे, बुल्स वाले भी सोच रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन बाजार को जो करना है वो शायद पॉलिसी की बात करेगा। 1500 शेयर इस समय एडवांसेस के साथ चल रहे हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि आज थोड़ा सा टिल्ट वापस से तेज़ी का है, थोड़ा गैप भी मिला हुआ है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। इस वजह से भी आपको आज 1500 शेयर बड़े गैप के साथ मिल रहे हैं। ये रेशो बदलनी नहीं चाहिए, ये रेशो अगले आधे घंटे पौने घंटे में बदल गई और करीब 1000 शेयर ऊपर से हो गए कम, मतलब 1000 शेयर आ गए और डिक्लाइंस बढ़ गए, तो फिर आपको और सचेत होना चाहिए। आप एक एक पॉइंट का ना मार्किंग और वेटेज कर लो तो आपको और क्लियर होता जाएगा। खैर मैं आ जाता हूँ टॉप काउंटर्स पे। आज बाजार की हेल्प कौन कौन करने वाला है जरा दिखाता हूँ। पावर ग्रिड 3.5% ऊपर, BPCL 1.5%, पावर ग्रिड के नंबर आए बाय द वे आपको बता दूँ। SBI 1.5% ऊपर। जय पटेल को बधाई, संजीव सर को बधाई, साथ ही साथ हमारे रिसर्चर हैं शरद, उन्होंने भी आज SBI आपको बताया था। NTPC 1% ऊपर, M&M 1% ऊपर, HCL Tech 1% ऊपर। आज जो मैं पहले स्क्रीन के 10 शेयर देख पा रहा हूँ, मेरे को उन 10 शेयरों में ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा कि जो मार्केट को लीड कर जाए, हाँ लेकिन एक दो नाम मेरे को बैंक के जरूर दिख रहे हैं, शायद बैंक निफ्टी को टिकाने में काम कर सकते हैं। पहला SBI, दूसरा इंडसन बैंक है। इंडसन बैंक के बारे में ये बोला जाता है, इंडसन को देखो या बैंक निफ्टी देखो, आप एक ही आदमी को देख रहे हो, एक ही चीज़ को देख रहे हो। ये ट्रेडिंग के बीच में काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं, इसलिए मैं आपको जरा नोटिस करवा रहा हूँ। तो मेरे को इन दोनों बैंक्स के आज शुरुआत में 1% के मूव से मेरा कन्विक्शन अभी भी हाई बना हुआ है, और मैं ऑलरेडी आपको नोटिस भी करवा चुका हूँ कि बैंक निफ्टी के बाद बारूद काफ़ी ज़्यादा है। आप बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा। 22,000 के आसपास और उसका 40,000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग बेस बनाने का आज वो काम करेंगे। आते जरा वीक काउंटर्स पे, टाटा कंज्यूमर्स नीचे है, उसके हल्के से इनलाइन हो गए थे। हमको लग रहा था कि नंबर्स एक्स्ट्रॉर्डनरी आएंगे, बट थोड़ा सा कंज्यूमर्स वीक हो गया, उसको देखा देखी ITC वीक हो गया। HDFC लाइफ हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है, 3-4 दिन से काफ़ी अच्छा चला हुआ है। और मयूरेश सर ने आपको अगर इंश्योरेंसेस कंपनीज में कोई शेयर लेना है तो SBI लाइफ उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। HCL Tech भी आज बसीन जी की लिस्ट में था। M&M भी आज बढ़िया चल रहा है, और दो बैंक्स तो आपको दिख गया। SBI लाइफ बकायदा 0.5% ऊपर आपको हीट मैप पे दिख रहा होगा। इन्फोसिस पे ना एक रिपोर्ट आई हुई है, मैं उसका फर्म का नाम तो भूल गया, बट वो कह रहे थे कि 1600 रुपये तक का टारगेट है, ऐसा कुछ था उनका। तो 1531 चल रहा है आज। इन्फोसिस भी ऊपर है। आज IT के ना 1-2 शेयर और भी मेरे को दिख रहे हैं। एक तो मेरे को ये इन्फोसिस दिख ही रहा है, HCL Tech भी दिख रहा है, LTI माइंट्री भी दिख रहा है, TCS भी दिख रहा है, और सिप्ला भी दिख रहा है। सिप्ला तो खैर फार्मा होगा, TCS भी दिख रहा है। तो एक बार जरा तीनों शेयर दिखाना, HCL Tech, TCS, इन्फोसिस, LTI माइंट्री, ये 4 शेयर्स हो गए। चारों के चारों बढ़िया खुल रहे हैं, ये इंडाइसिस की काफ़ी हेल्प करेंगे। और आप निफ्टी पे ध्यान रखिएगा, आज बैंक और IT दोनों का कॉम्बो भी होगा। बैंक की काफ़ी हद तक दारोमदार MPC की बैठक से आएगा, और IT स्ट्रक्चरली वीक स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि नेस्डेक वगैरह भी अच्छा बंद हुआ, उसमें IT के वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपके पक्ष में है। मनीष जी जल्दी से आप 2 मिनट लीजिएगा, 1 मिनट जैसे भी आपको लेना है। आप मिड कैप का बता दीजिए, फिर हम जरा ट्रेड लेना शुरू करेंगे। बिल्कुल, केवल 2 मिनट लूँगा। डिम्पी 18 हुआ, 20 पे ख़त्म कर दूंगा। और कहीं ना कहीं आज का दिन डिम्पी डे के नाम से हो रहा है मेरे हिसाब से। तो
स्टॉक्स दिखाइए। यस बैंक डिम्पी की तरफ से शेयर किया गया, रिकमेंड किया गया था, आज भी करीब करीब 9% की मजबूती। IFCI दिखाइए, वहाँ भी आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। एक शेयर कुछ बोरा का, इस पर कुछ लगातार पॉजिटिव है, उन्होंने, मुझे लगता है कि आज उनके सारे टारगेट हिट हो चुके होंगे। HBL पावर देखिए करीब 7-7.5% की मजबूती। HBL पावर दिखाइए 7-7.5% की मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा और शेयर देखिए आज के ट्रेड में जहाँ खरीदारी देखने को मिली, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर दिखाई, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। शुगर स्टॉक्स में आज के ट्रेड में जो शक्ति शुगर जैसे स्टॉक्स है, वहाँ एक शानदार तेजी देखने को मिली। शक्ति शुगर में करीब 12-12.5% की आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज OMC स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी है, खासतौर पर BPCL देखिए तेजी को लीड कर रहा है, एक अच्छी मजबूती वहाँ BPCL में आज के ट्रेड में देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक शेयर देखिए एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ NIT देखिए, वहाँ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है, सीधे तौर पे खरीदारी बनती हुई वहाँ भी देखने को मिली है। कुछ और स्टॉक्स देखिए, यस बैंक करके तो मैंने बात कर ली। आज के ट्रेड में KEC देखिए, KEC इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती देखने को मिली है। टाटा मेटल्स देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, पिछले दिनों काफ़ी चर्चा हुई है शेयर को लेकर। कुछ और स्टॉक्स देखिए, आज के ट्रेड में थोड़ा केमिकल स्टॉक जो पीटे हुए थे ना, उसमें थोड़ी खरीदारी देखने को मिली वापस से। UPL देखिए, वहाँ थोड़ी मजबूती है। PI इंडस्ट्रीज देखिए, वहाँ तेजी देखने को मिल रही है। नतीजों के दम पे आज के ट्रेड में कमिंग्स में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी खरीदारी बनती हुई दिख रही है। तो चुनिंदा स्टॉक्स है जहां तेजी देखने को मिली है। फार्मा इंडेक्स में देखिए रिकॉर्ड तेजी है। ल्यूपिन कहीं ना कहीं तेजी को लीड कर रहा है, वहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। सीमेंट में देखिए, सीमेंट में JK सीमेंट में आज के ट्रेड में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा JP ग्रुप के शेयर में देखिए आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती है। JP पावर देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिले। जयप्रकाश एसोसिएट्स देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिले। तो कह सकते हैं ऑटो में आप देखिए, खासतौर पर आज के ट्रेड में टर्बोरोस ऑटो जैसे स्टॉक्स है जहाँ खरीदारी देखने को मिले। तो अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स में मजबूती है। वापस से चुनिंदा छोटे मोटे बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। यस बैंक और IFCI और HBL, 3 ऐसे स्टॉक जिस पर अक्सर चर्चा होती है, तीनों में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। डिम्पी, इंडसइंड बैंक दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। डिम्पी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ओपनिंग का ट्रेड लेना शुरू करते हैं। कुछ आपसे शुरू करें, बताइए जरा सर, आज का आपका ओपनिंग का ट्रेड थोड़ा देख के दीजिएगा। वॉल्यूम कम भी करना है हमको आज, क्योंकि MPC की बैठक का फैसला भी आएगा। डिम्पी, तो पहले एक अपडेट दे दूं। आई नो शुरुआत ही हुई है, 5 ही मिनट हुए हैं, बट LIC हमने ये अभी बस खुलते खुलते ही डिस्कस किया था। टारगेट 1 पे खुला था, 1070 का जो टारगेट 1 था उस पे खुला था, लेकिन खुलने के बाद 1100 का जो सेकंड टारगेट है वो हिट भी किया है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस की 1100 का डॉट हाई बनाया है और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी भी अपसाइड है, थोड़े अगर आपको डिप्स में मिले वहीं वापस 1070 के आसपास तो फिर से एक्यूमुलेट करें। 1100 के ऊपर के लेवल भी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो LIC टारगेट 2 भी ओपनिंग पे ही हिट होता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे जो मेरा पिक है, ओपनिंग पिक, वो है स्वान एनर्जी। इस स्टॉक का बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न रहा है, ब्रेकआउट देता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर एक अच्छे से ब्रेकआउट देता है। तो पिछले ब्रेकआउट के बाद 3 दिनों का कंसोलिडेशन हो रखा है। आज शुरुआती सत्र में ही वॉल्यूम इसमें डिसेंट हुए हैं और जो स्टॉक ने अपनी बढ़त है उसको मेंटेन भी किया है, इनफैक्ट इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से स्वान एनर्जी को अपने रेडार पे रखें। यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे 685 और देन 700 के जो टारगेट्स हैं ये अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। 660 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद HBL पावर को याद रखने के लिए और उसे हाईलाइट करने के लिए। बढ़िया, आपने स्वान एनर्जी हमने नोटिस करवा दी। सर हम आपको ना सारी चीज़ें नोटिस भी करा। HBL पावर पे सर, इस पे भी टारगेट हिट चला दें HBL पावर पे भी ना? डिम्पी, चलाते रहिए। मुझे लग रहा है कि कुछ सर चला दे टारगेट आज तक सारे हिट हुए। हाँ बिल्कुल, सारे टारगेट हिट हुए और मुझे लग रहा है आने वाले समय में 660 का टारगेट रख के चले, वो भी हिट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, डन। तो एक बार HBL पावर का टारगेट हिट चला दो। स्वान एनर्जी वाला भी एक बार हम इस पे लेवल्स पे खड़े हैं, अभी हम देख लेंगे। 685 आएगा। और इससे पहले कुछ सर ने आपको एक शेयर और बताया, उस पर हमने ऑलरेडी टारगेट हिट चला दी LIC। सब कुछ नोटिस करवाते रहो ताकि सब पता लगता रहे। जय पटेल, आपका ओपनिंग का सौदा आज का? या जय, कल के वॉल्यूम खोलिए सर। आप बिना सर, उसके कैसे बात होएगी? हाँ ओपन ही है सर। ठीक है, डन। बताइए। या सो बैंक निफ्टी निफ्टी के हटके RBA रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया मेरा पिक रहेगा आज के दिन के लिए। मुझे लग रहा है कल के दिन में जो हाई आया
वो ब्रेकआउट अच्छा था और मुझे लग रहा है जो डेली चार्ट पर भी कंजेशन जोन था उसके ऊपर ये स्टॉक चल रहा है, तो वहां से मुझे लग रहा है काफी मोमेंटम आ सकता है। आज के दिन में देखें तो मुझे लग रहा है 121 तक के लेवल आ सकते हैं, और अगर एक वीक का नजरिया हो तो 125 तक के लेवल ये स्टॉक में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। काफी अच्छे कंजेशन जोन से सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक दिखा रहा है। के तौर पे अगला टिप्स लेने से पहले, ओपनिंग ट्रेड लेने से पहले डिम्पी जल्दी से एक सवाल स्टॉक्स पे पूछना चाहूँगा। कल आपने राय दी थी जी एंटरटेनमेंट पे, करीब करीब 2.5% की मजबूती देखने को मिली। कल भी हमें थोड़ी खरीदारी बनती हुई दिखी थी। एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें या इसको रख कर लेके चले? नहीं, इसको भी आपको रखना है मनीष जी। इसमें हमारा 200 का टारगेट है। कल हमने आपको 180 पे दिया था, जहाँ तक मेरे को याद है बिल्कुल अच्छे से, और कल ये दिन भर में हिला भी नहीं है। मैं आपको वजह बता देता हूँ। इसमें हम कोई कोल कल्पित वाली बात नहीं बोल रहे, सिर्फ टेक्निकल एक स्ट्रॉन्ग बेस इसमें बना हुआ है। और एक बार जरा आप मेरी स्क्रीन लेके आ सकते हैं तो मैं ज़रा वो चीज़ नोटिस करवा दूंगा कि क्यों मैंने इस शेयर को कल चुना था। एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन लेके आइए तो उसके बाद आपको ज़रा पता लग जाएगा। कल हमने आपको याद होगा, ये स्क्रीन देखते तुरंत आपको याद आ जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। 50 दिन के एवरेज का ब्रेकआउट हो गया। 200 दिन के एवरेज को हम जाएंगे अचीव करने के लिए। ये देखिए, कल आपको याद होगा यही शेयर हमने आपके सामने रखा था जी का, ठीक। तो ये बढ़िया सी इसको 200 दिनों के एवरेज को टच करेगा। 212 तक का टारगेट बनता है, हालांकि मैं फिर भी 200 पे एक बार निकल जाऊंगा। तो आप इसमें बने रहें भी जी एंटरटेनमेंट में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी एंटरटेनमेंट अभी बढ़िया शेयर है, आप इसके अंदर बने भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे बढ़े, अब मैं जरा एक और शेयर ले लेता हूँ। जय पटेल से हमने रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के नाम से एक शेयर है, जरा उसको दिखा दीजिएगा। और दूसरा किरण सर, आपका ट्रेड। किरण सर, आपको आवाज आ रही है तो जरा बताइए। यस, सो आज का हमारा जो पहला मतलब जो ओपनिंग मार्केट देखने के बाद जो हमें लग रहा है तो मेटल सेक्टर लग रहा है। मेटल सेक्टर वापस हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो उसके अंदर हिंडाल्को हमें काफी अच्छा लग रहा है। हिंडाल्को ने अपने पिछले 10 दिन की रेंज कल ही ब्रेकआउट दी थी, हालांकि दूसरी कैंडल 6 बनी थी। अब आज हम देख रहे हैं तो सुबह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो हिंडाल्को पे आप ध्यान रखिए। 594 595 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करें, 1-2 दिन आप होल्ड भी कर सकते हो। 584 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है वापस 620 615 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो हिंडाल्को हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा आफ्टर मार्केट। ठीक है, हिंडाल्को आपने कहा है, हमने सबके शेयर्स नोटिस कर लिए। मयूरेश सर, मैं एक बार जरा आपसे पता करना चाहता हूँ, बाजार खुलने के बाद कोई ऐसा शेयर जो आपने भी नोटिस किया हो या आप बताना चाहें उसके बारे में? पावर डिम्पी जी काफी फोकस में रह चुका है, एंड आई नो द सेक्टर इज इन मोमेंटम, और क्योंकि हम मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं, हमें लगता है पावर बैक प्रोजेक्ट्स इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा पुल बैक्स में मिले तो बेहतर होगा। ईपीएस आरएस रेटिंग जो हम कैंसलिंग पैरामीटर देखते हैं मार्केट स्पिरिट इंडिया में, सारे फुलफिल हो रहे हैं। 2-3 की रीजंस, एक इनकी जो ऑर्डर बुक है 55,000 करोड़ के आसपास की है, और इसमें से जो कोल माइनिंग एंड डेवलपमेंट की ऑर्डर है लगभग 30,000 करोड़ के आसपास, ये एक जबरदस्त इजाफा देगी अगले कुछ वर्षों के लिए। तो जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, 3,500-4 हजार करोड़ की टॉप लाइन ये कंपनी करती है, 12-12.5% की मार्जिन है, दैट विल बूस्ट द कंपनी इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। दूसरा है जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, आई थिंक काफी लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट बाय FY26 एक स्टैंडर्ड बनने वाला है कि बिफोर 26 जो सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं और जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करते हैं उनको मशीनरी लगानी है, यानी उनको एक पार्ट्स लगाने हैं विच विल रिड्यूस द एमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये 1 लाख करोड़ की मार्केट है और काफी कम प्लेयर्स हैं ये मार्केट में। भेल, पावर मैक, टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसे प्लेयर्स जो इक्विपमेंट बनाते हैं, और काफी टेंडरिंग आ सकती है अगले कुछ तिमाहियों में बेस्ड ऑन दिस सेक्टर इटसेल्फ, जो हाई मार्जिन सेगमेंट है, और जो ये मार्जिन्स का एग्जीक्यूशन होगा ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस में होगा, और इसलिए रेवेन्यू एक्रीशन काफी तगड़ी हो सकती है। तो हमें लगता है आई थिंक पावर, नॉन पावर, जहाँ पे कंपनी स्पेसिफिकली नॉन पावर में फोकस कर रही है गोइंग फॉरवर्ड, O&M विच इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, और जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं आउटसाइड पावर, OMCs हुए एज एन एग्जांपल, यहाँ पे भी जो O&M के कॉन्ट्रैक्ट्स है ये लॉन्ग टर्म होते हैं, बेटर मार्जिन्स के साथ रहते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि काफी टेलविंड्स हैं शायद ये सेक्टर के लिए एंड फॉर दिस स्टॉक। तो सीधे तौर पे फटाफट 1-2 स्टॉक्स देखते हैं कुछ के साथ, जिसमें कि आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कुछ जल्दी से 2 शेयर देखिए। पहला तो देखिए आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस, शानदार तेजी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में, और
कई हफ्तों के बाद इतनी मजबूती देखने को मिली है। क्या राय होगी न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे? बहुत ही मजबूत ब्रेकआउट आया है। मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा। 325 से 345 तक के लेवल्स को टारगेट बना के चलें। एक छोटा सा मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ कंसर्न जो मेरे लिए वो ये है कि इसमें वॉल्यूम्स उतने नहीं पिकअप हुए हैं। है पिकअप बट उतने सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हो सकता है कि वॉलेटिलिटी स्टॉक में थोड़ी सी बनी रहे, बट जिस तरीके का ब्रेकआउट और मोमेंटम स्पर्ट हमने देखा है 345 तक ये स्टॉक जाने का दमखम बिल्कुल रखता है। यहाँ पे 295 के पास अपना स्टॉप लॉस लेके चले तो जो मोमेंटम है उसको राइड करके चले। बट जैसे मैंने कहा वॉल्यूम स्टॉक में कम है तो चाहे तो अपना भी वॉल्यूम इस स्टॉक में थोड़ा सा कम रखें, बट मोमेंटम को राइड किया जा सकता है। मोमेंटम राइड किया जा सकता है। किरण, एक शेयर देखिए जस्ट डायल, कई दिनों के बाद वापस से शेयर में तेजी देखने को मिली, थोड़ी मजबूती दिखा रहा है ये शेयर। क्या रहा होगी? करीब 2.5% की 3% के आसपास की मजबूती हो गई है अब इस शेयर में। तो जस्ट डायल की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। 850 के आसपास हमने ब्रेकआउट देखा था और ऊपर में 950 तक गया था। वहां से वापस पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक लोअर बॉटम लोअर टॉप के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं वापस 50 दिन की मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अपने प्रीवियस ब्रेकआउट की भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 830 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 830 के नीचे का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। करंट मार्केट प्राइस पे आप बाई कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, हमारा पहला टारगेट 900 का रहेगा और दूसरा 950 का। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग करके जाना चाहिए 830 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। तौर पे एक शेयर और देखिए, कुछ हमने कल देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने जब लोग राज्यसभा में बयान दिया था सरकारी कंपनियों को लेकर, उसका अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। आज कल भी हमने देखा कई सारे सरकारी बैंकों में तेजी थी। बैंक ऑफ इंडिया में आज भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले दिनों ये 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। जिस तरीके से खरीदारी वापस लौट रही है, कल शाम में भी हमने देखा, आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिली, वापस से 150 जाता हुआ दिख रहा है क्या ये शेयर? बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूँगा 150 तो इसका एक नियर टर्म इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। बट पोजिशनली अगर देखें तो 165 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले कुछ समय से स्टॉक का पैटर्न देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के करीब स्टॉक ने सपोर्ट लेके जो स्पर्ट दिखाया है वो काफी काबिले तारीफ है। इस बार भी हम वही चीज रिपीट होते हुए देख रहे हैं। 2 दिन पहले स्टॉक ने फिर अपना 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया 134 के आसपास और वहां से रिबाउंड कर रहे हैं। तो 150 बेशक अपना पहला टारगेट लेके चले, बट मेरे हिसाब से पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे 165 तक के लेवल्स भी आते हुए नजर आ सकते हैं। और मनीष जी आपकी इजाजत हो तो दो अपडेट देना चाहता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा इजाजत है आपको। तो देखिए किर्लोस्कर ऑयल इंजन आपको याद होगा हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, जब हमारा फर्स्ट टारगेट तो उसी दिन हिट हो गया था, बट 775 का दूसरा टारगेट हमारा कल भी नहीं हिट हुआ था। 771 का हाई बना के स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन अगर किसी ने सेकंड टारगेट का वेट किया हो तो आज उनका बम्पर मुनाफा हो रहा होगा, क्योंकि स्टॉक 775 का टारगेट हिट करके उससे काफी पार निकल चुका है 809 810 के लेवल्स के लिए। अब मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लें जिन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया हो, क्योंकि ऑलरेडी आज आप देखिए तो स्टॉक 826 के हाई से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो किर्लोस्कर ऑयल जिन्होंने भी लिया हो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएं। अब जो दूसरा अपडेट है वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए सिर्फ यही नहीं बताते कि कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए, इसका भी जिक्र होता है। डिम्पी ने रिसेंटली हमारे ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था, एक कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारी बजट अखाड़ा के दिन, जहां पे हमने ये स्ट्रेस किया था कि स्टॉक्स छोड़िए, अगर आप 10 में से 8 स्टॉक्स छोड़ते हैं तो आपका स्टॉक सिलेक्शन उम्दा है। 2 स्टॉक्स चूज करना इज द आर्ट आउट ऑफ 10। तो गो कलर्स कल शुरुआत में मनीष जी आपको ध्यान होगा डिस्कशन हुआ था, स्टॉक काफी ऊपर चल रहा था करीब 1180 के आसपास। तब मैंने कहा था कि फिलहाल इसको अवॉइड करके चले। वहां से स्टॉक ने 1140 का लो बनाया था, तो जिसने ये स्टॉक अवॉइड भी किया हो उनके भी पैसे काफी बचे होंगे। तो दोनों तरफ की एडवाइस है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, दोनों तरफ की। तो आई होप काफी इन्वेस्टर्स ने स्टॉक को अवॉइड किया हो। अब इसमें अक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है, बट अभी भी मैं कहूंगा इसको फिलहाल अवॉइड करके चलें। जब बाइंग का दौर आएगा मुझे पता है आप ही हाईलाइट करेंगे और हम यहीं पे बैठ के कमेंट दे रहे होंगे इसके ऊपर। बिल्कुल ये बात आप काफ़ी सही कह रहे हैं और मेरा भी मानना है कि बाज़ार के अंदर जितना छोड़ेंगे ना उतने अच्छे शेयर्स पकड़ने की आदत बन जाएगी। आप 10 में से जिस दिन आपके पास 8 शेयर छोड़ने की कैपेसिटी आ जाए ना, आप समझ लीजिएगा कि आप राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि आपके मन को नहीं भा रहा, आपके फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को, जो भी आपका पैरामीटर्स होता है उसको नहीं भा रहा, तो फिर ठीक है। तो फिर आप अच्छे शेयर्स पकड़ना ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। ये बहुत बढ़िया लर्निंग है और मैं बोलूँगा कि इटिना स्वदेश कोशिश करता है कि हम अर्निंग और लर्निंग दोनों वाले कंसेप्ट्स पे जाएं। खाली पढ़ाई नहीं हुआ तो स्कूल हो जाएगा
खाली अर्निंग्स करें तो खाली टिप्स हो जाएंगे। तो अर्निंग और लर्निंग दोनों हो, ताकि ये इंटेलेक्चुअल लेवल्स भी ऊपर उठे, और मेरा तो बहुत उठा है सभी मेहमानों से हेल्प लेके। आगे बढ़े, कुछ एक और शेयर जरा चेक करवा लेते हैं जहाँ पर आज थोड़ा मार्केट का मोमेंटम है। LIC ऊपर आ गया, हालांकि कुछ ने ऑलरेडी बताया 1100 हो जाएगा ये। कल्याण जी ज्वेलर्स एक बार जरा दिखाएं। कल्याण जी ज्वेलर्स के नाम से एक कंपनी है, 350 रुपये की है, 3.5% ऊपर है। एक बार जरा ये दिखाएं। जय पटेल क्या करना चाहिए इस पर? सो अभी थोड़ा मैं वेट करना चाहूंगा अराउंड ये लेवल, अगर टिका रहा थोड़े टाइम तक तो बाय करके जाऊंगा अराउंड 350 351 के वहां टिका रहा आधे घंटे तक, उसके बाद ही मैं ये स्टॉक को बाय करूंगा। और हालांकि टारगेट मुझे 374 375 के वहां पर लग रहा है इनिशियल टारगेट, बट RSI के तौर पर भी काफी ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आ रहा है। सो कन्विक्शन डेफिनेटली बेटर है, बट थोड़ा वेट करके मैं ये स्टॉक को बाय करूंगा। और अपसाइड टारगेट काफी अच्छे और बेहतर है, तो लॉन्ग पोजीशन बना के रखूंगा। 345 का स्टॉप लॉस, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, रख के ये स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन लूंगा 375 85 के टाइम। सुरेश सर एक हेल्प कीजिए आप हमारी, ये सरकारी कंपनीज के अंदर ना बढ़िया बढ़िया शेयर्स चले हैं, काफ़ी बढ़िया चले हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है ना, अब समझ में नहीं आ रहा किसको पकड़ें किसको छोड़ें टाइप करके। तो कोई भी एक ऐसी सरकारी कंपनी जिसमें लग रहा है कि अभी भी एक्शन काफ़ी ड्यू है, चाहे वो पॉलिसी का हो, चाहे वो अर्निंग्स का हो, या उनकी अपनी खुद की मैनेजमेंट का या ऑर्डर बुक का हो, कोई एक ऐसा शेयर आप नोटिस करवा सकते हैं? हम ले ना लें वो ठीक है, वो देख लेंगे उस बार उसको, बट एक बार आप नोटिस करा दोगे तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। एक ऐसी कंपनी जिसमें आपको लग रहा है अभी भी बहुत पोटेंशियल है। डिम्पी जी मेरे लिए था सर आपके लिए है सर, ये सवाल आप ही बता सकते हैं और कोई नहीं जवाब दे पाएगा इसका। नहीं, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है डिप्पी जी। मैं क्या, आई थिंक काफी एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट शायद बता नहीं पाए ये सवाल का जवाब। बट मुझे लगता है आई थिंक एक अगर रिस्क रिवॉर्ड देखना है और एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखना है और अगर EPS RS रेटिंग देखनी है, PSU banks still offer a decent bit of comfort. और विद इन दिस बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक क्लियर डिस्क्लेमर हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है, एंड वी आर मेंटेनिंग टू होल्ड दैट। नंबर्स काफी अच्छे आए थे, रिटेल एडवांसेस की ग्रोथ अच्छी रही थी, तो अगर ये स्टॉक पुल बैक पे मिलता है तो अच्छे मौके हो सकते हैं। निम्स इनका एक्सपैंड हुआ है टू अराउंड 3.95, प्रोविजनिंग इज एट 98%, तो इससे ऊपर प्रोविजनिंग क्या करेगी बैंक? जितने रिकवरीज अपग्रेड आएंगे और जैसे सारे सरकारी बैंक्स कह रहे हैं, आई थिंक दैट शुड प्रोबेबली ऐड टू द बॉटम लाइन। बट दो इंटरेस्टिंग चीजें, एक आई थिंक जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है बोरोइंग को लेके और बोरोइंग प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए बॉन्ड यील्ड्स में एक अच्छी खासी एक इम्प्रूवमेंट आ सकती है, विच प्रॉब्ली मीन्स इनकी जो पोर्टफोलियोज हैं अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड टू मैच्योरिटी दोनों, इसमें अच्छा खासा इजाफा देखने मिल सकता है, विच कैन एड देयर अदर इनकम विच इज देयर ट्रेजरी इनकम। और दूसरा आप देखें, जो लगभग 55 से 58% लोन्स हैं मिड कैप PSU बैंक्स के, ये अभी भी लिंक्ड है MCLR की तरफ। तो जैसे आई थिंक रीप्राइसिंग हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, एक तो एसेट रीप्राइसिंग और निम्स में इजाफा कैन बी अ वेरी ऑब्वियस रीजनिंग विच कैन प्ले आउट वेरी वेरी इफेक्टिवली फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो आई थिंक ये दो सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं जो यहाँ से भी बैंक्स को आई थिंक फिलिप दे सकते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक वैल्यूएशन और रिस्क रिवॉर्ड सपोर्ट है ही। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में। सर आपकी सिलेक्शन काफ़ी अच्छी है, मैं इसको टेक्निकली भी चेक कर रहा था जब आप इसको बता भी रहे थे, और मेरे को तो शेयर के अंदर कोई दिक्कत नहीं दिखी। मेरे को लग रहा है यूको IOB के बाद अगर कोई शेयर अच्छी प्लेस्ड है, हालांकि थोड़ा चला है ये, आप इसको देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये चल सकता है। RBI गवर्नर को आप देख पा रहे हैं अपने ऑफिस में पहुंच रहे हैं, और 10 बजे RBI गवर्नर अपनी बात रखेंगे देश के सामने। 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जिसमें रिपोर्टर्स सवाल भी पूछते हैं, लेकिन 10 बजे मिस्टर गवर्नर जब बैठेंगे तो आप उनको ये सुनता हुआ देखेंगे। शायद वो ये कहें इस बार कि इस बार हम पॉलिसी में कोई कटौती तो नहीं कर रहे, लेकिन अपनी गाइडेंस ज़रूर दे सकते हैं। तो आज का दिन MPC की बैठक है, और आप देखिए ना मार्केट किस तरह से प्लेस कर रखा है। एक बार जरा इंडाइसिस दिखाइए, आपको क्लियर हो जाएगा, उससे पता लग जाएगा। जो बात हम सुबह कह रहे थे, जो मिल रहा है गैप उसको सिर्फ रोक रखा है, ये 10 बजे तक ऐसे ही रुका रहेगा। बैंक निफ्टी भी दिखा हुआ, वो भी 46,000 के आसपास इसी तरह से रुका रहेगा। पहले एक बार पॉलिसी के थोड़ा हिंट आ जाए, उसके बाद जो कवरिंग करेंगे सो करेंगे, या उसको तोड़ेंगे सो तोड़ेंगे। हाँ, बी अवेयर, दोनों पॉइंट होगा। और मैं बता दूं बैंक निफ्टी के लिए आज डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। मैं मिस्टर भसीन को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि पॉलिसी सिर्फ आएगी और पास हो जाएगी। अगर ऐसा भी हो जाए और थोड़ा सा बुलिश व्यू भी मिल जाए ना, तब भी बैंक निफ्टी चलने के लिए तैयार है।
एक बार हम आपको अनुमान भी दिखा देते हैं। जब मिस्टर गवर्नर को आपने दिखाई दिया तो एक बार ज़रा हमने जो अनुमान बताया ना, सारी प्लेट्स फटाफट से दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ सारी प्लेट्स की कितना कितना क्या क्या कहना है और कैसे कैसे होगा। उसके अंदर क्या अनुमान है कि दरें कटेंगी नहीं कटेंगी, इन्फ्लेशन को लेके क्या बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, क्या पॉइंटर्स हैं कि नहीं है। अगर वो फुल प्लेट में तो फुल प्लेट में भी दिखा दो आप। और ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं मिस्टर गवर्नर की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, जो वो RBI अपने ऑफिस में पहुँचे, और हम बैक टू बैक आपको विंडो में वो अनुमान भी दिखा देंगे सारे के सारा कि क्या क्या इस समय बात की जा रही है। और मैं बोलूँगा ये बोला रेपो रेट में क्या बदलाव करेंगे? नहीं, 100%। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये करेगा। तो इस सब के सब आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको चलते रहेंगे, सारी प्लेट्स बदलते जाइए, आप इसको नोटिस करते जाइएगा। ऑप्शंस का चैंपियन भी आपके लिए हम लेके आना चाहते हैं, तो आप ऑप्शंस के चैंपियन के लिए भी हो जाइए तैयार। पहले इस प्लेट को एक बार वापस से दिखाइए, फिर ऑप्शंस के चैंपियन की स्टिंग बजाइए और मेहमान को छोड़िए। नीलेश जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज का ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए। नीलेश भाई, बहुत मुश्किल होगा आज तो थोड़ा मार्केट को जज करना, क्योंकि इस पॉलिसी का इम्पैक्ट शायद मार्केट को वॉलेटाइल कर देगा। एक बार आप मेरे को बताएंगे आपने क्या चुना है आज? मॉर्निंग डिम्पी जी। बिल्कुल, देखिए पॉलिसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बैंकिंग स्पेस में हमें देखने को मिलेगा, और लगातार PSU बैंकिंग स्पेस में आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। तो इसी स्पेस पे फोकस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स आज के सेशन में अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी भी मोमेंटम काफी बचा हुआ है यहाँ पर, और हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 700 के पार SBI जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि आज वॉलेटिलिटी थोड़ी ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में जरूर रहेगी, इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ इसे ट्रेड करना होगा। तो यहाँ पे 690 का कॉल ऑप्शन, जो कि करेंटली 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 15 से 16 की रेंज में इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। एंड ऊपरी स्तर पर 22 रुपए का पहला टारगेट, 25 रुपए का दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 12.5 रुपए का। अगर इन टर्म ऑफ रुपीज देखें तो सिंस इसका लॉट साइज जो है वो 1500 रुपए का है, इसलिए यहाँ पे रिस्क इन टर्म ऑफ रुपीज 5000 के आसपास का निकल के आ रहा है, और रिवॉर्ड इसके अंदर 13,000 रुपीज तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अंडरलाइन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर पर 700 के पार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फरवरी सीरीज में हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि आज पॉलिसी है और इवेंट के पहले वॉलेटिलिटी, इवेंट के बाद भी हमें देखने को मिल सकती है, इसीलिए स्टिक स्टॉप लॉस 12.5 का जरूर मेंटेन करें। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको अच्छे से मेंटेन करना है 12.5 रुपये का। 15-16 रुपये में कॉल मिल जाएगी। SBI की 690 की स्ट्राइक है, 22-25 का टारगेट है। SBI अपने दम पे चले ना चले, हो सकता है पॉलिसी भी चला दे इसको, तो इसलिए आपका टारगेट और स्टॉप लॉस टाइट रखना, प्रॉफिट आए बुक करना, लीव द मार्केट करना, स्टॉप लॉस कटे लीव द मार्केट करना। आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जोखिम है, मैं तो नहीं लूँगा पॉलिसी वाले दिन, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से बैठो, मार्केट के अंदर शांति से देखो, और अगर कहीं भी आपको कुछ समझ में आए तो उसके बाद ट्रेड करो। तो SBI की कॉल हमने आपके सामने रख दी है।